500 रिक्वेस्ट के लिए अभी थोड़ी देर के लिए सोचता हूँ कि मुझे अपना सिस्टम ऑन रखना है। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? क्योंकि EC2 जो बिलिंग कर रहा है वो तो आपको पर मिनट की बिलिंग कर रहा है ना। यस सर, तो फिर तो सर बुरी बात है सर, काफी बजट एक्सीड कर फिर जाएगा। कोई सोल्यूशन तो होगा ना इसका, यस सर। इसको भी हम कैसे टैकल करें? तो इसके लिए हमारे पास समझ लो अभी थोड़ी देर के लिए AWS के अंदर सर्वरलेस मौजूद है। सर्वरलेस भी क्या काम करता है, आप अपनी API बनाएं और डिप्लॉय कर दें क्लाउड के ऊपर। अब वो आपको चार्ज कैसे करेगा? वो आपको चार्ज करेगा जितनी रिक्वेस्ट होगी उतना चार्ज करेगा बस। तो क्या करता है आपके लिए सही से, मतलब सर स्मॉल एप्लीकेशन, स्मॉल नहीं, बिग एप्लीकेशन ज्यादातर सर्वरलेस पे चलती है। क्यों? क्योंकि वो स्केलेबल भी है। अभी आपकी EC2 की मशीन आपने अप एंड रनिंग की, रिक्वेस्ट ज्यादा आ गई तो आपकी मशीन डाउन हो जाएगी, या तो फिर आपको फिर मैनुअली सारे काम कर, मतलब फोटो स्केलिंग और वो सारी चीजें आप हैंडल कर लो, या तो फिर क्लाउड को दे दो। क्लाउड कहता है कि भाई मुझे आप जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी मैं आपको उस हिसाब से चार्ज करूंगा, खत्म हुआ। तो फिर एक रिक्वेस्ट आए या 1000 रिक्वेस्ट आए, अब ये AWS की जिम्मेदारी है कि वो उसको हैंडल करेगा। और 1000 रिक्वेस्ट आएगी तो आपके 1000 के चार्ज करेगा, 10 रिक्वेस्ट आएगी तो आपको 10 के चार्ज करेगा। इससे ना ज्यादा चार्ज ना कम चार्ज। लेकिन यही वही वाली बात है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि मैं चाहता हूँ नहीं, अब मेरा सर्वर होना चाहिए वहां पे, मुझे और 10 चीजें करनी है, तो फिर आप उस तरफ जाते हो। और आपका सिर्फ API वाला काम है कि भाई डेटाबेस से डेटा लेके आना है, रिस्पॉन्स करना है, ये सारे काम है, तो फिर आप अपना सर्वरलेस की तरफ आई वुड सजेस्ट के जाओ। एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, यूजर स्क्रिप्ट जो आपने मेंशन की हुई जो हम वहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करते हुए यूज करते हैं, वो वही यूजर स्क्रिप्ट जो आपके पास है वही हम वहाँ पर ऐड करेंगे, या वो हर मतलब उसका पर्पस समझ नहीं आई तरह से कि यार वो क्यों हम यूजर स्क्रिप्ट उसको एक्चुअली करती क्या है आप पता है? सिर्फ इनिशियल मतलब वेब इंस्टॉलेशंस वगैरह सर्वर के को लिए। रन करती है थोड़ा सा। वैसे अभी यूजर स्क्रिप्ट जो हम अभी यूज कर रहे हैं वो क्या करती है, जब भी EC2 इंस्टेंस अप, तो एक HTTPD की सर्विस इंस्टॉल करें जो कि अपाची की सर्विस है, और वो एक वेब सर्वर बनाता है, और वेब सर्वर में हम एक अपना पेज दिखा देते हैं डिफॉल्ट। सही है? यस सर। ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई है, इस मतलब ये स्क्रिप्ट इसलिए लिखी हुई है कि इसका रीजन ये है स्क्रिप्ट का, कि आपको हर दफा EC2 मशीन अप करके उसके अंदर जाके यम इंस्टॉल करके HTTPD इंस्टॉल करके और एक फाइल नहीं बनानी वेब सर्वर की। ये आपके लिए ऑटोमेट काम हो गया। अब आपको पता है कि मुझे वेब सर्वर बनाना है तो सिंपल सा ये काम। अब आप मुझे ये बताओ थोड़ी देर के लिए, अगर मुझे नोड का सर्वर बनाना हो यूजर स्क्रिप्ट से, क्या पॉसिबल है? क्या होता है नोड का सर्वर बनाने के लिए? क्या है, मुझे नोड की सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी EC2 मशीन के अंदर, ऐसा ही है? यस सर। और फिर कोई भी फाइल बना के सर्वर रन कर सकता हूँ ना फौरन? यस सर। अच्छा, अब इसका दूसरा एक अच्छा सा सोचे थोड़ी देर के लिए। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे गिट के ऊपर रेपो पड़ी हुई वो सर्वर मौजूद है मेरे पास, ठीक है, रिएक्ट कह लें या तो नोड जेएस कह लें, व्हाटएवर कुछ भी कह लें। मैं चाहता हूँ कि EC2 की मशीन को मैं जब भी अप एंड रनिंग करूँ तो वो वाला सर्वर जो है गेट वाला, जो भी है लिनक्स, तो सॉरी रिएक्ट का है या नोड जेएस का है, फ्रंट एंड है या बैक एंड है, व्हाटएवर कुछ भी, वो अप एंड रनिंग हो जाए। क्या पॉसिबल है? सोचो जरा। गिट की सर रेपो का अगर हम उसका लिंक दे देंगे वो तो फिर। क्लोन करके सारा काम कर सकता है वो? यस सर, वो इंस्टॉलेशंस की कमांड के थ्रू वो कर लेगा सर, अगर हम कर उसको लेगा कहें ना? तो। क्या फायदा हुआ यूजर स्क्रिप्ट से मेरा? सर तो इंस्टॉलेशंस कमांड हमारे पास वही रहेंगी जो मेजर कमांड थी। हाँ हाँ, ये एक्चुअली बैश है, ये बैश स्क्रिप्ट है ना आपकी, तो कमांड्स तो सारी वही रहेंगी। आप बैश स्क्रिप्ट से आप कहोगे या सीडी में जाके आप कह दो कि फोल्डर का नाम ABC, लेट्स से CD रिएक्ट एप्लीकेशन, और CD रिएक्ट एप्लीकेशन करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे आप? रिएक्ट एप्लीकेशन के फोल्डर में। और यस उसके सर। बाद आप लिख दो npm, तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा बिल्कुल सर। हम जो काम टर्मिनल में करते हैं ना, टर्मिनल में कमांड के थ्रू नहीं करते सारे काम। यस सर।
वही सारे स्क्रिप्ट के अंदर आप लिख सकते हो, क्योंकि वो खुद ही बैश स्क्रिप्ट है। और हम जो टर्मिनल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, बैश का टर्मिनल यूज करते हैं ना, बैश टर्मिनल कहते हैं उसको। यस सर। सिंपल। सर तो सर EC2 के अंदर फिर आपको दो चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद गिट, ताकि आप गिट को यूज कर सको ना। सही सर, मतलब सर जो हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन अपने लैपटॉप या पीसी में करते हैं वही वर्चुअल एनवायरनमेंट में करेंगे इंस्टॉलेशन। एग्जैक्टली। क्योंकि वहां पे भी आपको जो E2 की मशीन मिलती है वो तो समझो ना, आपने अपने सिस्टम में एक Ubuntu इंस्टॉल कर ली थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हो, Node.js भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, गिट भी इंस्टॉल करोगे, फिर जो भी आपके प्रोसेसेस है वो सारे करते हो ना आप यूजली। तो ये वही वाला काम है आपके पास। तो आपने जो लिनक्स इंस्टॉल किए वो वर्चुअल मशीन में की हुई है, क्लाउड पे। ठीक सर। अब डेफिनेटली वो तो मिली है, तो वो आपको बिल्कुल जैसे नॉर्मल लिनक्स होती है वैसे मिली है, उसके अंदर सारी चीजें आपको इंस्टॉल करके उसको यूज करो। सही सर, थैंक यू सर। वालेकुम सलाम आमिर शिताब। सर है ये क्वेश्चन। जी जी प्लीज। सर आप अक्सर हायरिंग कर रहे होते हैं, तो सर आप जब रिएक्ट का फ्रंट एंड का डेवलपर हायर कर रहे होते हैं तो उससे सर आप ये बाइनरी ट्री हो गया या क्यू स्टैक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं कि नहीं वैसे एज यूजुअल? यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, ये जो है ना कंपनी टू कंपनी सारी चीजें वैरी करती है। ठीक है, पहली बात, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये सारी चीजें नहीं पूछता। इसका रीजन ये है कि मैं अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन में काम करके आ चुका हूँ तो उसमें ये ज्यादा चीजें मायने नहीं रखती। क्योंकि अगर मुझे बाइनरी ट्री लिखना है, मेरे पास बना बनाया कोड मौजूद है, मैं उसको उठाऊंगा, उसके अंदर अपनी ट्वीक्स करूंगा और वो उसको यूज कर लूंगा। मैं क्यों अगले बंदे को बोलूँ कि भाई तुम मुझे बाइनरी ट्री लिख के बता। मैं उससे रिएक्ट के सवाल करूंगा, मैं उससे कोड जावास्क्रिप्ट के सवाल जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जावास्क्रिप्ट अगर इसको आती, तो अगर मैं रिएक्ट का काम करवाऊँ, इससे मैं Vue.js का काम करवाऊँ या इससे मैं एंगुलर का काम करवाऊँ, तो कोई मसला नहीं है, वो कर लेगा। मुझे हमारे पास असल में, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, हम लोग जो काम कर रहे होते हैं ना, हम लोग जो काम करते हैं वो CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अगर आप गौर से देखो ना, हम डेवलपर्स तो है लेकिन हम CRUD ऑपरेशन डेवलपर्स हैं। अगर आप दूसरा एंगल से देखो, आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के देख लो, आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के देखो, आप उसके अंदर या तो चीजों को गेट करके डिस्प्ले करवा रहोगे, या तो आप ऐड डिलीट कोड की सारे काम करवाते हो। इसके अलावा आपने कभी कोई एल्गोरिथम लिखा? नो सर, नो सर। नो सर। सही है ना। तो अब मसला यही है सारा कि हम लोग यही सारे काम कर रहे हैं और बाहर वो लोग चीजें अलग एक्सपेक्ट करते हैं। अब बाहर अभी एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसके अंदर एक सवाल आया था कि मैंने शायद आप लोगों को भी वो सवाल दिया था, कार्ड्स थे, मेंबर्स थे और लिस्ट पे बैठाने थे। शेयर किया था मैंने आप लोगों से। अ नंबर ऑफ कार्ड्स थी जिसके अंदर सीट पैसेंजर कैपेसिटी बताई हुई थी, और नंबर ऑफ पैसेंजर्स मैंने आपको बताया था, और उसको एडजस्ट करना था कि भाई किसी तरीके से हम इसको सही तरीके से, लाइक उबर, आप ये समझे इसके रियल एग्जांपल, आपके पास उबर करीब चल रही है, गाड़ी चल रही है, अब उसके अंदर आप मेंबर्स को बैठाएंगे, एक मेंबर, दो मेंबर, हमारे पास लेट से अगर नॉर्मल गाड़ी है तो उसके अंदर 3 मेंबर्स बैठ सकते हैं क्योंकि एक ड्राइवर होगा, तो 3 मेंबर एक गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो हमें हमारे पास पैसेंजर्स जितने भी, तो हमें एज पॉसिबल कम गाड़ियों के अंदर जैसे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं वैसे उसको एडजस्ट करते हुए निकालेंगे। जैसे बस वाला होता है, बस वाला भी यही करता है ना, एक जगह खड़ा रहता है, कब तक खड़ा रहता है, जब तक उसके पैसेंजर्स फुल नहीं हो जाते। जैसे ही उसके पैसेंजर्स फुल हुए, बस चली दूसरी बस खड़ी हुई, वो पैसेंजर्स फुल करती है, फिर चलती है। तो ये वही वाला एक प्रोजेक्ट थी ये बनानी, तो इस टाइप की चीजें आती है वहां पर। सर प्रॉब्लम ये है कि जब हम एज ए रिएक्ट का इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा था जावास्क्रिप्ट रिएक्ट डेवलपर, तो सर वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से। ठीक है सर। सर बात करते इवन तो करते रिएक्ट से स्टार्ट है सर। जब रिएक्ट से स्टार्ट करते हैं, रिएक्ट में सर वो हुक्स पूछ लेंगे आपसे, कॉन्टेक्स्ट वगैरह पूछ लेंगे, उसके बाद आपसे फंक्शनल क्लास में कंपोनेंट में डिफरेंस पूछ लेंगे सर। ये उसके बाद वो आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो उसके बाद सर दो तीन बार इस तरह हुआ है कि इन्होंने ना जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछे सर, वो भी बता दिए। उसके बाद सर वो HTML और CSS पे आए सर, वो भी बता दिए। अब सर वो आ गए थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्विंग।
जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग में जिस सूडो कोड लिखते हैं सर, सूडो कोड लिख दिया, उसके बोलते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो सर चूंकि अगर रिएक्ट के क्वेश्चन अगर 10 पूछे तो आई एम श्योर के 9 ठीक थे। जावास्क्रिप्ट के अगर 5 पूछे तो आई एम श्योर के मोस्ट ऑफ द टाइम 4 या 5 ठीक थे। सर HTML में भी सर ऐसे ही थे, लेकिन सर जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में है वो भी चले किसी तरीके बेसिक प्रॉब्लम पूछे थे कर दिया सॉल्व, उसमें सर आए थे एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी। अब सर मार्केट में देखा जाए तो एज ए फ्रेशर की सर 45 से शुरू होके तो 85-90 तक जा रही है, बात अच्छी कंपनीज दे रही हैं। तो सर जब उनको एक्सपेक्टेशन बताते हैं तो कहते हैं अच्छा ठीक है आप एक्सपेक्टेशन, हमारे कुछ और क्वेश्चन है सर, वो फिर निकल जाते हैं इस तरफ के लिए आप बताएं ऊप्स के कॉन्सेप्ट बताएं हमें। तो सर वो उनका फिर क्या हल किया जाए, मतलब कैसे टैकल किया जाए इन तमाम चीजों को। सर इसी में मैं अपना क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा इसी का। सर अभी मतलब अगर हमारे पास कोई हम जो पे पढ़ रहे हैं, हमें कोई भी मतलब कहते हैं ना कि ये चीज बना के दो फ्रीलांसिंग क्लाइंट वगैरह, तो हम बना के दे सकते हैं उनको, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट जैसा भाई बात कर रहे थे कि ऊप्स क्या है, ये चीजें क्या है, इंटरव्यू में ये चीजें पूछना स्टार्ट हो जाते हैं ना। एग्जैक्टली सर, मैंने बिल्कुल फ्रीलांसर में हम फ्रीलांसिंग में हम जहां से मर्जी कोड उठा के सर खुद कुछ सोच के कोई थोड़ा सा सर्च करके बना देते हैं, कभी हमें प्रॉब्लम नहीं आया। ये बात भाई की मैं एग्री करता हूं, थैंक यू यार ऐड करने के लिए। सही यार, देखो सबसे पहली बात ये है कि अब जो आप बात कर रहे हो ना, आप खुद ही मुझे जवाब दो कि आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो फ्रेश के लिए ना, यानी इंटर्नशिप के लिए, थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं, और आप खुद बताओ कि इंटर्नशिप देने जा रहे हो, उस वक्त आपसे ये सारे सवाल किए जाए तो आप जो कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन क्या है। पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशन को साइड पे रख दो। अब ये सोचो कि सामने वाले का लेवल क्या है, कि वो आपको एज अ इंटर्नी अगर ले रहा है तो वो आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे, तो आप खुद सोचो कि उसका लेवल क्या होगा। अब इससे ज्यादा तो मैं आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर जिस तरीके से मुझे पता है कि कौन सा लेवल का बंदे का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो फिर मैं सवाल उससे उस हिसाब से पूछूंगा ना। अगर मुझे पता है कि मैं इंटर्नी का ले रहा हूँ, तो मैं उससे ऐसे बेसिक सवाल पूछूंगा कि उसको पता हो कि हाँ यार ये सारी चीजें हैं, मुझे इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ यार इसको ये सारी चीजें पता है एटलीस्ट। मैं उससे बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूं जिस तरीके से आप कह रहे हो बाइनरी ट्री और ये वो, तो ये तो मेरी बेवकूफी है कि यार मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये अभी इस लेवल पे इंटर्नशिप पे आया हुआ है, वैसे ही इसको कुछ नहीं आता, अभी सीखने के लिए आ रहा है और मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। तो इससे आपको तो पहली बात कि इंटरव्यू लेने वाले का पता चल जाता है कि भाई उसका मूड क्या है। अब अगर ऐसा ही है कि अगर वो चाहता है कि यार इतना चीता बंदा मिल जाए कि उसको एल्गोरिथम भी आता हो, ये भी आता हो, वो भी आता हो, तो भाई उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा दो भी तो सही ना उसको। अब आपको बंदा चाहिए 40,000 रुपए में और चाहते हो कि उसका नोड जेएस भी आती हो, PHP भी आती हो और पाइथन भी आती हो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो बहुत सी कंपनीज का आइडिया तो आपको यहीं से हो जाता है कि भाई उस कंपनी का लेवल क्या है, जिस कंपनी के अंदर हम इंटरव्यू देने जा रहे हो वो इस तरीके की हरकतें चल रही है। अब आप खुद सोचो, जब आप ये करके मेरे काफी दोस्त आगे पीछे गए थे दूसरी कंपनीज के अंदर, उनको रिएक्ट आती थी, रिएक्ट में गए वो लोग, और वहां पे उनसे काम क्या करवा रहे, स्प्रिंग बूट जावा पे। अब मैंने कहा भाई क्यों कर रहे हो वहां पे काम? कह रहे कि सर अब अभी क्या कर सकते हैं, अभी उनके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। मैंने कहा तो भाई उनसे बात करो कि आप लोग गए इस वजह से थे कि आपको रिएक्ट में आगे बढ़ना है, अब आप बिल्कुल ही अलग फील्ड में चले गए जावा स्प्रिंग बूट, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट आया हुआ है। तो वो ऐसा भी होता है बहुत सी कंपनीज के अंदर, आप जा किसी और चीज के लिए रहे हो और वो लोग लगा किसी और चीज पे देते हैं। तो सब दूसरी चीज रेडी करती है 100%। सर दूसरी सर एक चीज सर काइंडली अगर आप 15 सर हमें आज से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कराएं जो कंप्लीट प्रोजेक्ट हो, जो रियल वर्ल्ड, क्योंकि सर आप तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो सर हम शुरू में या एंड में सिर्फ 15 से 20 मिनट उस प्रोजेक्ट को दिया करेंगे जो आपने होमवर्क दिया होगा। सर जिस तरह आपने कहा कॉर्ड ऑपरेशन, और सर आपकी बात एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, और हमने शायद लिटरली इतने गौर से कभी चीजों को नहीं सोचा कि वाकई सोचा कि हर चीज में तो कॉर्ड ऑपरेशन हो रहा है, या अपडेट हो रहा है, या डिलीट हो रहा है, या ऐड हो रहा है, या डिस्प्ले हो रहा है। तो सर काइंडली सर हमें कोई एक कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट साइन कर दें, और सर हम 15 से 20 मिनट क्लास के एंड में शुरू पे उस पर बात करें, ताकि सर हमारा हैंड्स ऑन एक टाइट किस्म का मुश्किल और बड़े प्रोजेक्ट सर एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए हम सब लोगों का। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये नहीं है कि फिर हम लास्ट के 15 मिनट में कोई एक प्रॉब्लम दूं, आप लोग उस पे काम करो इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट पे। यस सर, फॉर एग्जांपल तो जो टेक्निकल इंटरव्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यस एग्जैक्टली, हाँ इंटरव्यू के अंदर जैसे, तो आई थिंक प्रोजेक्ट
में मसला ये होता है कि प्रोजेक्ट में 10 चीजें और आ जाती है ना, तो फिर आप एक मतलब जो हमारा गोल है हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे, हम प्रोजेक्ट की तरफ निकल जाएंगे। इससे अच्छा ये नहीं कि आप लोग अगर आप मतलब जो आप बता रहे हो तो फिर हम कोई एक प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन की तरफ चले। मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ आज, नेक्स्ट क्लास में फिर आप वो करके लेके आए, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे क्या हुआ क्या नहीं, किस तरीके से आपने अप्रोच किया, फिर उस दिन दूसरा प्रॉब्लम, फिर तीसरे दिन, इस तरीके से लेते हुए चलते हैं। यस सर, ये ठीक है। यस सर, ये कर ले सर, ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि सर आप तो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, आपके पास रियल टाइम इंटरव्यू है एज ए इंटरव्यूअर, ठीक है सर। तो सर आप हमें डेफिनेटली वही क्वेश्चन हमसे करेंगे, तो इससे हमारी आप ऐसे करें सर, ये बहुत बेहतर हो जाएगा। चलें इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। जी बिल्कुल आमिर साहब, मैं भी यही डिस्कस कर रहा था कि हम ये नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हम कहाँ थे? क्लास स्टार्ट करते हुए चलते हैं आगे, अल्लाह का नाम लेते हुए। आई थिंक हम लोग लोड बैलेंसर पे थे, और लोड बैलेंसर ऑलमोस्ट हो चुका था, हम लोग ऑटो स्केलिंग की तरफ जा रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलें, ऑटो स्केलिंग के लिए सबसे पहले हम देखते हैं AWS की कंसोल पे चलते हैं। आई थिंक थोड़ा सा जल्दी से ऑटो स्केलिंग की स्लाइड्स देखें और आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर। असल में मुझे स्लाइड्स बताना इसलिए जरूरी होता है आप लोगों को कि इससे फायदा ये हो जाता है कि कोई चीज मैं भी मिस ना कर दूं, और ये टेक्निकल टर्म्स भी आप लोगों को थोड़ी बहुत पता चलती रहे। लेकिन क्लास के अंदर में 100% आपको कंप्लीटली नहीं बता सकता, डेफिनेटली आप भी जानते हैं, तो मैं ज्यादातर फोकस प्रैक्टिकल की तरफ करूंगा ज्यादा, तो थ्योरी आप लोग ज्यादा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप का क्या मतलब है? ASG क्या समझ में आता है? जैसे हम अभी बात लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि दराज था, तब उन्होंने 2 या 3 साल पहले जब 11/11 की सेल निकाली थी तो उनका दराज पूरा डाउन हो गया था, ऐसा हुआ था, किसी को याद है? यस सर, है ना? तो अब वो डाउन होने की मतलब वजह और बहुत सारी हो सकती है, डेफिनेटली मुझे नहीं पता शायद, लेकिन अब पहली वजह तो सिंपल सी ये समझ में आती है कि रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा चली गई थी कि सर्वर ने हैंडल नहीं किया और वो डाउन हो गया, क्रैश हो गया। ये तो मेक सेंस करती है ना, बात सिंपल है ना, ये तो सबको पता है कि उस दिन रश ज्यादा हो गया, सर्वर क्रैश हो गया, तो चलना छोड़ दिया उसने। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी? उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो सर्वर था वैसे यूजुअली बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन आपने देखा कि 11/11 की सेल आई है तो लोड बढ़ गया सर्वर पे, और जैसे ही लोड बढ़ा तो सर्वर कर गया क्रैश। सर्वर क्रैश कर गया तो आपकी वेबसाइट हो गई डाउन, सिंपल से वर्ड्स में ना। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी हम एज अ इंजीनियर सोच रहे हैं तो हम इस तरीके से सोचते हैं। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए था कि रश ज्यादा हो रहा है तो मैं बैठा रहूं मॉनिटर करूं, अरे यार रश ज्यादा हो रहा है, चलो एक मशीन अब और कर देता हूँ, लोड बैलेंसर के अंदर एक मशीन और ऐड कर दी तो लोड डिवाइड हो गया। फिर देखा कि यार वापस रश ज्यादा होता है तो फिर मैंने एक और मशीन ऐड कर दी। तो अब मुझे ये बताओ दोस्तों कि ये पॉसिबल है? पहले यस और नो? पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल। और फिर मैं देखूंगा यार हाँ यार अब रश कम हो गया, तो मैंने मशीन को डाउन करना स्टार्ट कर दिया। जो 3 मैंने मशीन अप की थी, अब मैं 3 से वापस आ गया 1 पे। पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए कितना आप सोचो कि मॉनिटरिंग करने की जरूरत है आपको खुद को बैठ कर। तो क्या ये वैसे रियल लाइफ में पॉसिबल है ऐसा? सर नहीं, जब लार्ज स्केल तो नहीं होते, इसी वजह से ऑटो स्केलिंग लगाना पड़ता है कि यस जाए वो सारी, अदरवाइज जो इसको खत्म कर। बिल्कुल सही कहा। तो ऑटो स्केलिंग का मतलब ही यही है, ऑटो स्केलिंग का ग्रुप का। आप इसके अंदर अपनी चीजें बताते हो, आप बता सकते हो कि स्केड्यूलिंग के यार मेरी 11/11 की सेल आ रही है, तो आपने बताया यार 11/11 को इतने इंस्टेंस अप हो जाने चाहिए लोड के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिक कर देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद डाउन भी कर देगा। आप टाइम भी बता दोगे, यहाँ लेके 12 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक के लिए आपको अप करना है, आपने बता दिया अपना स्लॉट, उसमें उसने मशीन सब की, खुद ही डाउन भी कर देगा 12 बजे के बाद, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये इसी तरीके से
मिनिमम मिनिमम तो डेफिनेटली आपको पता है कि एक होगी जो मशीन अप एंड रनिंग होगी। फिर आप बताते हो कि डिजायर कैपेसिटी कितनी है, कि मशीन मिनिमम तो एक है लेकिन चलनी कितनी चाहिए एट अ टाइम। आप कहते हो यार 3 चलनी चाहिए एट अ टाइम, डिजायर कैपेसिटी मेरी 3 की है, सही है 3 हो गई। अब आप कहते हो कि मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, कि मतलब अगर लोड ज्यादा है तो मैक्सिमम कहाँ तक जाए, जैसे 1 से लेके अभी हम गए थे 3 तक। अब आप अगर उसको लिमिट कर दो 1 से लेके 3 तक ही जाए, तो अगर लोड ज्यादा होगा तो वो क्या चौथे पे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि क्योंकि आपने मैक्सिमम लिमिट बता दी ना। तो ये भी आपके हाथ में है कि आप अपना बजट भी देख रहे होते ना कि यार अगर इतनी मशीन आप होंगी तो ये बजट हो जाएगा मेरा, और फिर मुझे आप अपने बजट के हिसाब से कहते हो यार नहीं 3 मशीन गुड इनफ है, भले चौथी मशीन की जरूरत नहीं है, अभी 3 से ही काम चला लेंगे, बाकी जितने यूजर से हो सकता है कि आगे पीछे प्रॉब्लम्स हों, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है उसकी, बजट के हिसाब से। तो ये सर आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे? स्क्रीन शेयर नहीं है, ओ सॉरी सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। जब ये जो जिस तरह बड़ी बिग दराज की आपने बात की बिग एप्लीकेशंस होती हैं, तो सर इन पे तो कोई पता नहीं ना होता कि कितने यूजर्स आ जाने, मतलब एक पूरा कंट्री स्ट्राइक मतलब कर सकते हो सर। इसमें ये लिमिट करते हैं कि ऑटो स्केल ऑटोमेटिकली अपनी मतलब 1000 2000 10,000 जितनी मशीन होती हैं वो बनाता है और फिर उन्हें बाद में ऑफ कर देता है सर, वो भी लिमिट स्पेसिफाई करते हैं? नहीं, लिमिट तो होनी चाहिए ना, लिमिट नहीं होगी तो बजट के हिसाब से आप सोचते हो ना सारी चीजें, मसला यही है ना, लिमिट तो सर जो सर्वरलेस होता है हम्म। तो उसमें भी लिमिट होती है, उसमें तो आई थिंक सो की लिमिट नहीं, नहीं होती। सर्वरलेस में मशीन्स नहीं होती ना, सर्वरलेस में आपके एंड पॉइंट्स होते हैं, ये मजे की बात है। आप यहाँ पे मशीन्स की बात कर रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, और सर्वरलेस तो है ही ऑटो स्केलेबल। वहां पे आपको क्या है, आपने एक बनाई गेट प्रोडक्ट्स की। अभी क्या होता है, मुझे गेट प्रोडक्ट्स की एपीआई बनानी है, तो EC2 की मशीन अप एंड रनिंग की, उसके अंदर Node.js डाला और उसके अंदर एक एपीआई बनाई गेट प्रोडक्ट्स की जो डेटाबेस से डेटा लेके आती है, ऐसा ही है। बिल्कुल सर यही। अब आप देखें सर्वरलेस में क्या होता है, सर्वरलेस में आपको गेट प्रोडक्ट्स की एपीआई बनानी है, जो कि उसके अंदर आपने अपनी बिजनेस लॉजिक लिखी कि वो भाई जा डेटाबेस से डेटा लेके आओ और ये रिटर्न कर दे, सिंपल। और ये फंक्शन ने डिप्लॉय कर दिया AWS के ऊपर सर्वरलेस में। सर्वरलेस किसी को नहीं पता, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारे कोर्स में है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो AWS के सर्वरलेस लैम्डा फंक्शंस के ऊपर हमने डिप्लॉय कर दिया, लैम्डा फंक्शंस है AWS के ऊपर, लेकिन सर्वरलेस उसका एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन में डिप्लॉय कर दिया। अब क्या एक फंक्शन आपको मिल गया गेट प्रोडक्ट्स का, AWS कहता है कि भाई ये जितने हिट्स होंगी मैं आपको उतना चार्ज करूंगा, और ये ऑटो स्केलेबल है, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इधर एक रिक्वेस्ट आ रही है या 10 लाख रिक्वेस्ट आ रही है, वो मैं हैंडल कर लूंगा, आप टेंशन नहीं लो, बस मैं आपको चार्ज करूंगा जितने हिट होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट, तो उसमें वो मैक्सिमम और मिनिमम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सच चलते हैं, ये वही डेफिनेटली इन सबको बताने के लिए लोड बैलेंसर हम ऐड करेंगे, ठीक है, लोड बैलेंसर ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पेजेस हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी, ठीक है, AMI EC2 इंस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, यूजुअली हम बनाते हैं। स्केलिंग पॉलिसीज, अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। अलार्म्स, ये वही है, अलार्म्स आपको बता रहे होते हैं, असल होता यही है, सारी चीज़ें जाती है अलार्म्स के पास, वो ट्रिगर करती है स्केलिंग करना है या स्केल अप करना है। तो क्लाउड अलार्म क्लाउड वॉच के अंदर होता है, अभी हम देखते हैं इसको अलार्म्स को, डिटेल टॉपिक है अलार्म्स, क्लाउड वॉच का डिटेल टॉपिक है, लेकिन हम अभी थोड़ा सा देख लेंगे। ऑटो स्केलिंग न्यू ग्रुप, ये भी हमें करना है। कस्टम मैट्रिक्स के थ्रू हम इसको देख सकते हैं कि हम अपनी कस्टम मैट्रिक्स के थ्रू कब अप करना है कब डाउन करना है, वो किसी भी कस्टम आपके ऊपर है कि आप नेटवर्क के थ्रू देखते हो, CPU के थ्रू देखते हो, या वॉट एवर किसी भी लोड के थ्रू आप देख सकते हो अपने। ट्रेंड ड्रम, ये भी देखते हैं अभी थोड़ी देर में। ऑटो स्केलिंग ग्रुप, डायनेमिक स्केलिंग पॉलिसी, यही है। टारगेट ट्रैकिंग स्केल कर सकते हो, सिंपल स्टेप ऑफ स्केलिंग है। CPU जैसे आपने कहा कि यार CPU 70% हो जाए तो 2 यूनिट ऐड कर दो, और CPU काम हो जाए देन रिमूव 1। तो ये आपके हाथ में कि आप किसी भी एंगल से इसको देख सकते हैं। स्केजुअल एक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे दराज को बताया कि 11 पे मुझे सेल लगानी है तो लोड ज़्यादा होगा, तो मैं अपने डिजायर इंस्टेंसेस बढ़ा दूँ, तो ये भी बता सकते हैं। और उसमें बता सकते हैं कि टाइम लिमिट कौन सा दिन कब से कब तक के लिए आपको स्केल अप करना है। ये प्रिडिक्टिव, हाँ ये एक और है इनके पास ऑप्शन, प्रिडिक्टिव स्केलिंग। इसका क्या मतलब है,
सर पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं पुराना डेटा देख के कि भाई ये कब जो है ना लोड ज्यादा पड़ेगा, कब कम होगा, तो उस हिसाब से फिर जो स्केलिंग की जाए। बिल्कुल। अब जैसे दराज दराज की बात करें, अगर उसने ये लगाया हुआ होगा प्रिडिक्टिव स्केलिंग, तो उसमें क्या है, उसको पता है कि यार AWS के अंदर ही ये प्रिडिक्शन और फोर्स बनती जाती है कि 11 पे रश ज्यादा होगा, तो उसको पता है कि 11 पे खुद ही इसको स्केलिंग करना है, स्केल आउट करना है। तो ये मतलब प्रिडिक्शन के हिसाब से चल रहा होता है। तो ये तो मतलब आप सारा काम AWS को दे दो कि भाई तू ही समझे सारी चीजें, आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आप चाहते हो ऐसा। मैट्रिक्स हमारे पास CPU यूटिलाइजेशन पे हम कर सकते हैं। रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट आप देख सकते हो कि यार EC2 के ऊपर मेरे पास 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कितनी रिक्वेस्ट आती है, अगर इससे ज्यादा है तो क्या करना है। या नेटवर्क की इन आउट पे आप देख सकते हो। नेटवर्क का भी अगर आपने विंडोज में देखा हो, तो जब आप वो क्या कहते हैं टास्क मैनेजमेंट में जाते हैं, तो आपको CPU का प्रोसेस पूरा नजर आ रहा होता है ग्राफ के अंदर, नेटवर्क का प्रोसेस नजर आ रहा होता है, हार्ड ड्राइव का प्रोसेस नजर आता है। किसी ने देखा है आज तक? देखा ही होगा डेफिनेटली। जितने लोग विंडोज पे हैं उसने टास्क मैनेजर किसी ने यूज किया हुआ? टास्क मैनेजमेंट मैनेजर के अंदर आता है, लोड बता रहा होता है, CPU पे कितना लोड है, मेमोरी में कितना लोड है, हार्डवेयर में कितना लोड है, नेटवर्क पे कितना लोड है, सर नजर आ रहा है। ग्राफ के अंदर आ रहा होता है पूरा। तो ये उस तरीके से आप करते हैं। या सोर्सेज कोई रिसोर्सेज कितने बता रहा हाँ, रिसोर्सेज टैब के अंदर, यस एग्जैक्टली, याद है थोड़ा सा। एनी कस्टम मैट्रिक, या तो आप अपने कोई भी कस्टम मैट्रिक्स को पुश करवा सकते हो क्लाउड वॉच पे, ताकि वो ट्रिगर करेगा कि क्या करना है उसके ब्याह पे। ठीक है। स्केलिंग कूल डाउन का जो टाइम होता है वो 300 सेकंड्स का होता है। 300 सेकंड इसलिए होता है, हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोई रिक्वेस्ट आई और वो स्टॉप हुआ, तो 50 से 100 सेकंड तक रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा। अच्छा जी, नहीं अभी इस पे नहीं आना, अभी इस पे ही रहना है। चले आए प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से ऑटो स्केलिंग। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरे EC2 के इंस्टेंसेस बंद होने चाहिए। हाँ, और आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में शायद टर्मिनेट किए थे, मुझे भी याद कर रहा हूँ। 0 सर क्विज का भी कोई आइडिया दे दें। क्विज अभी हो जाएगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में अभी अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो सबसे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? लोड बैलेंसर। क्यों लोड बैलेंसर बनाना पड़ेगा भाइयों? क्यों लोड बैलेंसर बनाना पड़ेगा? ये इमेज देख के समझ में आता है। लोड बैलेंसर का काम ही यही है ना कि वो हमें, अगर दूसरे एंगल से सोचो, लोड बैलेंस तो वो कर ही रहा है, लेकिन अभी अगर मेरे पास 10 इंस्टेंसेस चल रहे होंगे तो 10 IPs मौजूद होगी, तो मैं अलग अलग IP पे तो अपनी मशीन्स को एक्सेस नहीं करता ना। मैं एक्सेस किससे करता हूँ? लोड बैलेंसर से। लोड बैलेंसर, ठीक है, डेफिनेटली। कौन सा बनाऊंगा मैं लोड बैलेंसर, अगर मैं अभी आपसे पूछूं? CLB, ALB, हाँ ALB बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्लासिक प्रीवियस जनरेशन में अब हम उसको यूज नहीं करते, लेकिन अभी सपोर्ट मौजूद है। अब कब तक है ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन है। लेकिन अगर हम जब भी काम करेंगे, अगर हमें कोई नया लोड बैलेंसर बनाना है वेरी स्पेसिफिक, तो हम ALB की तरफ जाएंगे, ठीक है। ALB इंटरनेट फेसिंग चाहिए, IP4 चाहिए, ये सारे रीजन्स मौजूद है US के, हम सारे ले लेते हैं ताकि अगर कहीं भी बन जाए तो ओके। सिक्योरिटी ग्रुप हमने ASG का सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये है कि माई फर्स्ट LP, लेकिन इसके अंदर क्या था, किसी को याद है? मुझे तो याद है। अगर याद ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? देख लेना चाहिए कि क्या है या क्या नहीं है।
अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बनाया था तो किसी ने प्रैक्टिस की थी इसकी? कोई एक तो मिल जाए जिसने प्रैक्टिस की हो। अच्छा, एक टॉपिक रह गया था हमारा शायद एसएसएल वाला, सॉरी। बहुत आसान है, आप किसी भी लिस्नर के अंदर जाएंगे, अभी चलें इसके साथ ही करके दिखा देता हूँ। देखिए डेफिनेटली इसके लिए आपके वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं आपको ज़्यादा नहीं करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग कर लेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। खैर अभी मैंने कहा हुआ है कि यहाँ पे भाई HTTP चाहिए, AT चाहिए, सब जगह से अलाउ कर दो, सही है, मेक सेंस, जाने देते हैं इसको। लोड बैलेंसर में हमने माई फर्स्ट LP ग्रुप आ गया और पोर्ट 80 है, ठीक है। टारगेट टारगेट बता देते हैं इसको जल्दी से। टारगेट क्या होगा दोस्तों? टारगेट का क्या मतलब है, मैं अभी इस पर नहीं जा रहा, पहले आप बताओ फिर मैं चलता हूँ। EC2 के इंस्टेंसेस हैं। और कुछ किसी और को? टारगेट ग्रुप नेम ALB-TG वेब सर्वर, ठीक है। पोर्ट 80 है, सही है भाई, ये भी सही है, ये भी स्लैश स्लैश सब कुछ सही है, अभी जाने कोई टेंशन नहीं। अभी कोई इंस्टेंसेस नहीं है तो अभी कोई टेंशन नहीं है, बाद में ऐड कर दूंगा मैं। तो ये मेरे पास एक ALB बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपके पास कुछ भी अभी डेफिनेटली मौजूद नहीं है, इसलिए शो नहीं कर रहा। अभी हम चलते हैं टारगेट ग्रुप्स, ये टारगेट ग्रुप है। अभी हमें कहाँ जाना है? स्केलिंग ग्रुप पे, ठीक है। रोड बैलेंसर भी बना तो थोड़ा मसला है यार, हमेशा सब ठीक है। इसमें सभी 80 का लगा दिया इस पे, और ऊपर हेल्थ चेक के अंदर हमने बताया इसको, क्रिएट, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी सिंपल डालने से टैग शैग कुछ नहीं लगाते हैं, और एक दफा डबल चेक कर लिया, सारी करते हैं। बैलेंसर आ गया, ठीक है, लोड बैलेंसर आ गया। प्रोविजनिंग हो रहा है, जब ये एक्टिव हो जाएगा तो हमें एक्सेसिबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये लिसनर्स हैं, लिसनर में भी हमने पोर्ट 80 किया हुआ है। यहाँ पे ऐड लिसनर करते हैं हम, HTTPS कर दूंगा, तब ये देखें यहाँ पे TLB सिक्योरिटी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट कहाँ से देना है? ACM का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? Amazon सर्टिफिकेट मैनेजर, यानी सर्टिफिकेशन जो भी होती हैं, सर्टिफिकेट जो आपके बनते हैं, ये AWS से भी आपको परचेज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपके पास उसकी पूरी मैनेजमेंट पड़ी हुई है। कोई IAM रोल से या तो वरना इंपोर्ट करवा सकते हो। उसके लिए आपके पास GoDaddy, आई थिंक GoDaddy है, हॉटगिटर है, बहुत सारे ऐसे डोमेन्स मौजूद है, सर्विसेज मौजूद है जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अभी हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट ही मौजूद नहीं है। तो यही काम आप ALB में कर सकते हैं। ALB में फायदा ये है कि आप मल्टीपल सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर टारगेट ग्रुप्स होते हैं, और टारगेट ग्रुप के अंदर आपको पता है कि आप इसको कहीं भी सर्टिफिकेट जो लगेगा वो लोड बैलेंसर के लेवल पे लगेगा, मशीन पे नहीं लगेगा, ठीक है, पहली बात। और CLB में क्या हम मल्टीपल सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं? सवाल है, थोड़ा सा सोचिए। क्या CLB के अंदर टारगेट ग्रुप्स होते हैं? हेलो, टेस्टिंग 1 2 3।
हेलो, आवाज आ रही है या नेट गया? नहीं सर, आवाज आ रही है, आ रही है। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले ये बता, टारगेट ग्रुप्स हमारे पास क्या सीएलबी में थे? क्या सीएलबी में मैं ये कर सकता था कि स्लैश एबीसी आए तो इस वाले EC2 इंस्टेंस पे चले जाए, स्लैश फू आए तो इस वाले इंस्टेंस पे चले जाओ? क्या ये पॉसिबिलिटी थी? जी सर। यार देखें, ये है मसले वाली बात, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। अब मैं आगे चलते जा रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस अनफॉर्चुनेटली नहीं की। लेकिन सीएलबी के अंदर हमारे पास टारगेट ग्रुप्स नहीं होते। उसमें वेरी सिंपल होता है कि आपने एक सीएलबी का लोड बैलेंसर बनाया और उसके अंदर आपने इंस्टेंसेस ऐड कर दिया, तो वो टू बी वेरी सिंपल। उसमें एक सर्टिफिकेट लगेगा और आपको पता है कि उसमें टारगेट ग्रुप्स है नहीं, उसको डिवाइड कर नहीं सकते, सारी रिक्वेस्ट एक ही जगह जा रही होती है, सिंपल सा। एलबी के अंदर ये फीचर मौजूद है कि हम लोड बैलेंसर को मल्टीपल सर्टिफिकेट्स असाइन कर सकते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि हम इसके अंदर टारगेट ग्रुप्स बना सकते हैं, और टारगेट ग्रुप्स के अंदर आपको पता है हम क्या करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या था ना, 404 रीडायरेक्ट करवा दिया था, डायरेक्ट एक HTML रिटर्न करवाई थी, उससे मैसेज रिटर्न करवाया था हमने। और फिर हमने हमने स्लैश यूजर्स आई थिंक टेस्ट बनाया था या इसी तरीके से। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि यार आप लोग ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप एक टेस्ट का पेज बनाइएगा कि एक EC2 इंस्टेंस पे, और खुद टारगेट ग्रुप के अंदर टेस्ट डॉट वॉट एवर कुछ भी हो तो वो डायरेक्ट उस ग्रुप पे जाए, वो वाला टारगेट एक्टिव हो और आपके वो वाले EC2 इंस्टेंस पे जाए। किसी ने ये प्रैक्टिस की? हेलो? जी सर। यार आई थिंक थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मसला सारा ये है कि मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ और हो सकता है कि ये AWS खत्म भी हो जाए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई ना तो कोई फायदा नहीं है। ये प्रैक्टिस जरूरी है, और मजे की बात है सारी चीजें अभी तक तो फ्री में है, तो आप उसका फायदा उठा क्यों नहीं रहे? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होगा ना। कोशिश करें कि भाई थोड़ा फोकस करें और फिर काम स्टार्ट करें। सर अच्छा जी, आवाज आ रही? जी जी, आ रही आपकी आवाज आ रही। यहाँ पे टारगेट पे कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी टारगेट हमने EC2 इंस्टेंस का बनाया ही नहीं है इस तरीके में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अभी कोई EC2 इंस्टेंस नहीं है तो उसकी हेल्थ चेक भी नहीं होगी डेफिनेटली, सिंपल। तो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं फोटो स्किलिंग ग्रुप के अंदर। हम एक फोटो स्किलिंग ग्रुप बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब हम फोटो स्किलिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट डैश फोटो स्किलिंग ग्रुप। टेम्पलेट का क्या मतलब है? अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या हमने EC2 इंस्टेंस के अंदर टेम्पलेट पढ़ा था कुछ? AMI इमेज से मतलब एक हम टेम्पलेट एक बनाकर रखेंगे और उससे जितने भी हमको इंस्टांसेस अप करने हैं वो उससे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी और सारी मशीनों का सेम डिजाइन रहेगा। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, वही टेम्पलेट। अब यहाँ पे अभी वहाँ पर कोई टेम्पलेट नहीं, तो हम करते हैं क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट, ठीक है। ठीक है, हम लॉन्च टेम्पलेट के अंदर हम बता रहे हैं कि हमें EC2 के इंस्टेंस के अंदर लॉन्च टेम्पलेट क्या चाहिए। इसको मैं कह देता हूँ ASG, बल्कि इसको कहते हैं लॉन्च टेम्पलेट, सिंपल। वेब सर्वर
तो उसके लिंक प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इसको बतानी है AMI मशीन बतानी है। रिसेंटली हमने क्या लॉन्च किया था आइटम में, लिनक्स अमेज़न। अरे आ जाए यार, ठीक है यही वाली यूज़ कर लेते हैं जो हमारे पास फ्री टियर के अवेलेबल है, 64 बिट। ठीक है, सिलेक्ट कर ली मैंने, ये मशीन सिलेक्ट हो गई। T2 माइक्रो यूज़ करूँगा फ्री, T2 माइक्रो भी है, T1 भी है, T2 भी है। तो हम T2 माइक्रो जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, हमने वही यूज़ किया है। कीपेयर जो हमेशा हम यूज़ करते हैं वेब सर्वर 3 वही यूज़ कर लेता हूँ। नेटवर्किंग की सिक्योरिटी ग्रुप की ज़रूरत है, डेफिनेटली है, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने लास्ट टाइम आई थिंक मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने कुछ छेड़छाड़ी ज़रूर की थी। सिलेक्ट एज एग्जिस्टिंग के अंदर मेरे पास था ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप वेब सर्वर। इसको मैं एक दफ़ा चेक करना जरूर चाहूँगा, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम मुझे डाउट है कि मैंने इसके अंदर छेड़छाड़ी की थी जब हम लोग ALU कर रहे थे। देख लेते हैं। HTTP 80 अलाउ है, 22 है, 80 इसको अलाउ है, जो कि सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। NFS की भी रहने देता हूँ ताकि NFS से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो लास्ट था हमारा। 80 और 22 हर कहीं से अलाउ है। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ, मेक सेंस हो गया। चलो जिंदगी आसान, कंफर्म हो गया ना। ठीक है, स्टोरेज यही है। इसके अंदर मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, क्या, यूजर डेटा डालना है। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 37 याद हो गया, प्रेजेंटेशन नंबर। इसको करेंगे कॉपी। चल अब हम करेंगे इसको यहाँ पे जाके, इसको बंद कर देता हूँ। और आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके देखता हूँ इन्वर्टेड कॉमास को ना रिमूव करके एक दफा दोबारा ऐड कर देता हूँ, ताकि कभी कभार जितना करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओके है। यहाँ पे देख लो, आप बता देता है लिनक्स 2 हम यूज़ कर रहे हैं, T2 माइक्रो यूज़ कर रहे हैं, ये ग्रुप ऐसी और कोई चीज़ रह नहीं गई। ठीक है, ये क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट कर देते हैं। ठीक है, ये टेम्पलेट लॉन्च हो गया इसका। ठीक है, लॉन्च टेम्पलेट के अंदर ये लॉन्च हो चुका है। अब हम यहाँ आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे और जो हमने लॉन्च टेम्पलेट के अंदर एक अपना टेम्पलेट बनाया है वो यूज़ कर लेंगे। इससे बता रहे कि डिफॉल्ट वर्जन ये वो। ठीक है, हाँ यही चीज़ है। अब नेक्स्ट करते हैं इसको, VPC इसको रहने देते हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स अगर आप चाहो तो बता सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी आप करवा दे, कोई मतलब नहीं। मैं अभी 0 पे कर देता हूँ जाके लाइन हो, और इंस्टेंस टाइप ये। ठीक है, डन हो गया जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, लोड बैलेंसर अटैच करना है या नहीं करना। डेफिनेटली मुझे अटैच करना है, जो मेरा एग्जिस्टिंग बना हुआ है। एग्जिस्टिंग मैंने कहाँ पे बनाया हुआ था, ALB वाला जो अभी आप लोगों के साथ बनाया। ठीक है, क्लासिक लोड बैलेंसर हम यूज नहीं कर रहे, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया। हमने ALB को फिर से तो हमने टारगेट अपना सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, ओके। हेल्थ चेक डेफिनेटली ELB हम जरूर लेंगे। ELB इसलिए लेंगे कि इलास्टिक लोड बैलेंसर जो अपनी हेल्थ चेक करता है वो भी हेल्थ चेक हम लोग कर सकें। 300 सेकेंड्स रहने देते हैं। और एडिशनल के अंदर एनेबल ग्रुप मैट्रिक्स कलेक्शन विद क्लाउड वॉच, अगर आप ये करोगे तो क्लाउड वॉच के पास आपकी कलेक्शन जारी होगी, जो कि अभी हमने देखा था प्रेडिक्टिव वगैरह के लिए। और अनलेबल डिफॉल्ट इंस्टेंस वहाँ वो कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी छोड़ देते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग में चलते हैं। ये देखें ये आ गया है। डिजायर्ड कैपेसिटी 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी आपने 1 बताई हुई है और मैक्सिमम कैपेसिटी 1। तभी अगर मैं मैक्सिमम कैपेसिटी को छेड़ दूँ तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी डिजायर्ड 1 है और 1 है, और अभी ऐसा कोई
सिनेरियो हमने पैदा नहीं किया कि जिससे इंस्टेंस बढ़े, तो वो भी हम देखते थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी इसको मैंने 3 कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा इसके साथ। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा जी जी। इंटरप्ट करूंगा। डिजायर्ड कैपेसिटी और मिनिमम कैपेसिटी में दोनों में क्या फर्क रहेगा? डिजायर्ड का मतलब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार ये एप्लीकेशन अच्छे खासे लोग यूज करते हैं, तो डिजायर्ड स्टार्टिंग ही किससे हो मेरी, 3 से, ठीक है। तो सर ये मेंटेन किसको करेगा, मतलब मिनिमम को मेंटेन करेगा या डिजायर्ड को? क्योंकि डिजायर्ड मेरे ख्याल में मेंटेन नहीं करेगा, तो मिनिमम पर जो जाएगा तो फौरन ही दूसरा इंस्टेंस भी लेके आ जाएगा। यस, यही मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। ये दोनों आपस में समझ ले थोड़ा सा साथ चलते हैं। मिनिमम का मतलब ये है कि कम से कम आपके इंस्टेंस जो है ना, मैं बताता हूँ, कम से कम इंस्टेंस होने चाहिए 2। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ डिजायर्ड कैपेसिटी मुझे चाहिए कितनी, 3। तो इसका मतलब क्या है, ये अभी 3 अप एंड रनिंग कर देगा। और मिनिमम हमेशा, मिनिमम 2 का मतलब क्या है, कम से कम ये कितने रखेगा जब भी होगा, तो सर मतलब क्या स्केल अप ऐसा या नहीं स्केल डाउन कि जब भी होगा तो सबसे लीस्ट 2 होने चाहिए। लेकिन सर मैं क्या कह रहा हूँ ऐसा कि यार अभी मुझे 3 अप एंड रनिंग करना है। सर क्या ऐसा है कि जब कोई भी सपोज कोई भी यूजर नहीं है तो मिनिमम उसको 2 मेंटेन तो करने हैं यस, इसका? यस यस, वही वाला सीन है कि ये ओके मिनिमम 2 ही रहेगा, एक नहीं ओके सर, होगा। थैंक डिजायर्ड का मतलब ये कि यार अभी सर मुझे मिनिमम 2, एक मिनट सर, मिनिमम 2। दोस्त आवाज बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया आपकी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मिनिमम इसी वजह से 2 रखता है कि एक हमेशा बैकअप रहेगा और दूसरा एक्टिव रहेगा। यार देखो, यहाँ पे बैकअप का तो सवाल पैदा ही नहीं है ना। जब हम ऑटो स्केलिंग की बात कर रहे हैं तो ये तो खुद ही हैंडल कर रहा है। ये बिल्कुल सही डेटाबेस बात है, थोड़ी है कि फिर मुझे मिनिमम बैकअप 2 रखना है। क्यों है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि किसी भी रीजन की वजह से आपकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हैवी है, थोड़ी देर के लिए ये सोचें, आप चाहते हो कि यार हमेशा ना इसके मिनिमम 2 इंस्टेंस होने चाहिए ताकि लोड डिवाइडेड रहे, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, अल्लाह खैर करे। ठीक है, तो मिनिमम आप बता सकते हो कि यार डिजायर्ड अभी है कि यार 5 सर्वर चाहिए, अभी मुझे 5 चाहिए। लेकिन जब ये स्केल डाउन हो जाए तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, डिजायर्ड 3 है, मिनिमम 2 है, और मैक्सिमम कितने, 5। ये समझ में आती है बात? अभी डिजायर्ड मैंने कितने बताया, कितने होने चाहिए, 3 सर्वर। यू। लेकिन जब लोड कम हो तो मिनिमम कितने हो जाए, 2। मिनिमम पर 2। और मैक्सिमम अगर डिजायर्ड 3 पे खड़े हुए हैं तो पहले 3 थे, लोड ज्यादा हुआ तो कहां तक जा सकता है, 5 तक। 5 तक, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये आपने लिमिटेशन लगाई हुई है ताकि आपके जो भी बजट है या इन सारी चीजों पे भी तो इफेक्ट आएगा ना, तो ये आप अपने हिसाब से लेके चल रहे हो। ठीक है, नोटिफिकेशन अभी कुछ नहीं करनी, टैग मुझे कोई ऐड नहीं करना, जो भी है सिंपली अभी मैंने काम किया आपके सामने, कोई इसमें ज्यादा छेड़छानी नहीं की। ठीक है जी, ये बन गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक्टिविटी में जाता हूँ। तो एक्टिविटी में ना ये हिस्ट्री है, हमने अभी कितनी मिनिमम 1 रखा था ना, तो इसमें आना चाहिए अभी। अभी आएगा कि हमने एक स्टार्ट कर दिया। क्या लिखा हुआ आ रहा है, जरा पढ़ें। क्या कह रहा है, समझ में आती है बात? 0 to 1 जो है ना, हमने इसको किया। हाँ, इंक्रीज 1 किया तो डेफिनेटली पहले 0 था, हमने 1 कर दिया। तो अब 1 हुआ तो इसकी इसकी जिम्मेदारी क्या थी कि वो एक इंस्टेंस को अप करना, इसकी जिम्मेदारी बनी ऑटो स्केलिंग ग्रुप की। तो वो देखें ये इसने अप कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखें और EC2 इंस्टेंस अभी हमारे पास कोई भी मौजूद नहीं था, तो डेफिनेटली एक EC2 इंस्टेंस हमारे पास आ जाना चाहिए जब वो अप कर रहा है। तो ये आ गया, देखें यहाँ पे आ गया। तो इसके साथ साथ अगर हम लोड बैलेंसर पे जाते हैं टारगेट ग्रुप में, तो आपके टारगेट ग्रुप में भी डेफिनेटली स्टार्ट हो जाना चाहिए।
अभी आएगा, चीजें है ना, सब रनिंग होंगी तो सब हो जाएगा। अभी 2 मिनट में ये आ गया, देखें EC2 इंस्टेंस बना, टारगेट ग्रुप के आपके अंदर ऐड हुआ ताकि लोड बैलेंसर उसको हैंडल कर सके। एंड अभी आपने देखा कि हमारी ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर भी जो हमने बनाया था उसके अंदर भी आ चुका है। और अभी एक्टिविटी के अंदर अभी हमने इसकी हिस्ट्री देखी तो ये देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में गए, लोड बैलेंसर का हमने डीएनएस नेम उठाया और देखते हैं कि ये अपन रनिंग हुआ है। सबसे पहले तो टारगेट ग्रुप के अंदर देखते हैं हेल्दी हुआ या नहीं हुआ। अभी इनिशियलाइज हो रहा है, इसको होने देते हैं, हेल्दी भी हो गया। ठीक है, ये देखें ऑटो स्केलिंग ग्रुप से कितने अप हुए अभी, कितने अप हुए दोस्तों? अभी तक एक ही है। एक ही है। अब इसको हम 2 करते हैं। देखिएगा 2 करने से उसूलन क्या होना चाहिए, जरा सोचिए। दो करने से क्या होगा, जल्दी बताएं। कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा? हाँ जी, अभी हम जो साइकिल अभी हमने चेक किए वही साइकिल पे इफेक्ट आएगा सारी। लोड डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। लोड डिवाइड तो चले, हाँ वो तो उसकी वजह से हो जाएगा, लोड बैलेंस की वजह से। लेकिन अगर मैं डिजायर 2 कर दूंगा तो क्या होगा, जरा ये बताएं, थोड़ा सोचे कि क्या अभी साइकिल हमने देखा क्या क्या चीजें, कहाँ कहाँ चीजें चेंज होंगी, कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। अगर डिजायर 2 करेंगे तो जैसे ही लोड बढ़ना शुरू हो जाएगा वो तो 2 पर चला जाएगा। फिर नहीं, डिजायर 2 करूंगा तो 2 हो जाएंगे, लोड का वो इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि डिजायर मैंने कितने बताया, मैं 2। अभी तो 1 बताया हुआ ना सर। वही तो कह रहा हूँ दोस्त, अभी मैं अगर 2 करूंगा तो क्या क्या इफेक्ट आपको लगता है कि कहाँ कहाँ होगा, क्या क्या चीजें होगी? इंस्टेंसेस तो लिस्ट में 2 शो होना शुरू हो जाएंगे। यस, इंस्टेंस शुरू हो जाएंगे शो होना, और उसके बाद लोड बैलेंसर के अंदर भी 2 आ जाएंगे इंस्टेंसेस। और फिर वो पूछेगा कि प्रायोरिटी बताएं, किस पे जा रहे चाहिए क्या है। नहीं नहीं, वो तो लोड बैलेंसर का काम है ना, लोड बैलेंसर ही डिवाइड करेगा। यस एग्जैक्टली। चले अब हम इसकी डिजायर्ड कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, डिजायर्ड 1 है, इसको मैं 2 करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब ये 2 क्या, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इंस्टेंस बना या कम हुआ या कहाँ पे, कैसे पता चलेगा? अभी हमने देखा था ना, कहीं पूरी हिस्ट्री आ रही थी, याद है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आती है। क्लाउड वॉच पर मैट्रिक्स देखेंगे, जहां पर लोड पड़ेगा तो डिजायर्ड कैपेसिटी पर चला जाएगा। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, हम क्लाउड वॉच की तरफ आते हैं थोड़ी देर में। अभी यहाँ पे देखिए आप, हमने डिजायर्ड कितनी कर दी, 2। अब हम एक्टिविटी में जाते हैं और एक्टिविटी में यहाँ पे देखिए क्या हुआ। ये कह रहा है कि मेरे पास 1 था, अब डिजायर्ड कैपेसिटी 2 हो गई तो इंक्रीज हो चुका है। तो अब ये देखिए एक और सिस्टम को EC2 इंस्टेंस को अप कर रहे हैं। तो EC2 इंस्टेंसेस देखते हैं तो डेफिनेटली अब हमारे पास कितने हो जाने चाहिए, 2। और मुझे ये बताएं, और वापस मैं डिजायर 2 से 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? एक इंस्टेंस क्लोज हो जाएगा। एक इंस्टेंस क्लोज हो जाएगा डेफिनेटली। तो ये ऑटो स्केलिंग चल रही है, देखिए ना आप, मुझे कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ मैंने, आप यहाँ पे डिजायर के साथ अभी खेल लें, ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा थोड़ी देर में, देखते हैं इसको। लेकिन अभी ये देखेंगे, ये 2 है, इसकी एक्टिविटी देखते हैं, अभी तक चल रहा है। ठीक है, ये जब तक होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने पूरा ऑटो स्केल कर दिया इसको। हम 2 कहते हैं तो 2 हो जाएगा, 1 कहते हैं तो 1 हो जाएगा, व्हाटएवर। अब तो ये सारी चीजें चलो उसूलन हो कह रहा हो गया है, तो फिर हम इसको एक दो दफा रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी दूसरे पे स्विच नहीं कर रहा मुझे, लेकिन हो तो चुका है। इसका देखने का आसान सा तरीका ये है कि क्या हेल्दी है या नहीं, कैसे देखेंगे इसको। हम चलते हैं अपने टारगेट ग्रुप के अंदर, वहां से हमें हेल्दी इंस्टेंसेस नजर आ जाएंगे अपने।
अच्छा जी, टारगेट ग्रुप में गए जनाब, टारगेट ग्रुप में इसमें चले गए, अभी इसमें एक ही नज़र आ रहा है क्योंकि अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया, रिफ्रेश कर दिया। अच्छा, अभी मसला ये कि अभी ये इनिशियल मोड में है और ये हो गया है वार तो अब होपफुली ये शायद ठीक होगा। ये अभी हम खड़े हुए हैं 31, 61, 43, ये चेंज हो गया तो देखिए दूसरा इंस्टेंस पे आ गया। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट चल रही है एज जैसे चलनी चाहिए, जो जहाँ तक अभी तक हम थ्योरी देखते हुए आ रहे हैं। अब डेफिनेटली जब डिजायर 2 है तो मैं इसको दोबारा से 1 कर देता हूँ। तो ये एक देखिएगा हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं, एक्टिविटी हिस्ट्री के अंदर ये इसको डिलीट करते हुए भी नजर आएगा, वो बताएगा आपको 2 से 1 हुआ तो मैं चीज कर रहा हूँ उसको अपडेट किया। एक्टिविटी में चलते हैं, तो ये देखिए वॉज टर्मिनेटेड, ठीक है, ये इंक्रीज हुआ था तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये सिंपल सा है, बहुत जबरदस्त। अब हम देखते हैं इसको ऑटोमेटिक स्केल कैसे करें। ये तो अभी हम हाथ से डिजाइन कर रहे हैं व्हाट एवर जो भी हमारे हाथ में। ये देखो, ये 3 तरीके थे जो मैंने आपको बताया, तो ये स्केजुअल्ड एक्शन, प्रिडिक्टिव स्केलिंग और डायनेमिक स्केलिंग। पहले देख लेते हैं स्केजुअल को। स्केजुअल में सिंपल सी बात है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपने नाम दिया, डिजायर्ड कैपेसिटी बता दी, मिनिमम और मैक्स जो हम करते हैं यूजुअली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेफरेंस है, एवरी 5 मिनट करना है, 30 मिनट करना है, 1 वीक करना है, वंस करना है। वंस करने के लिए वंस किया और फिर यहाँ पे आप बता देंगे टू बी वेरी स्पेसिफिक, लेट से 11/11 की सेल होती है तो नवंबर 11, ठीक है। हम यहाँ पे आए नवंबर 11 आ गया है ये, ओके, एंड देन ये आपने टाइम बता दिया यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि ये इसी दिन आपने बता दिया यार डिजायर्ड कैपेसिटी उस दिन रश ज्यादा होता है 5 कर दो, मिनिमम एटलीस्ट 2 होने चाहिए और मैक्सिमम एटलीस्ट 10 कर देना। तो ये सिर्फ टू बी वेरी स्पेसिफिक स्केजुअल बन चुका है, ठीक है। तो स्केजुअलिंग के थ्रू आप इस तरीके से आपको सिर्फ ये सेट करना, बाकी हैंडल वो खुद कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिडिक्टिव के अंदर डेफिनेटली आपको प्रिडिक्टिव स्केलिंग आपने यहाँ से ऑन करनी पड़ेगी, तो ये बेस्ड ऑन फोरकास्ट ये सारी चीजें करेगा। आपने यहाँ पे अभी सीपीयू यूटिलाइजेशन बताया हुआ है, आप यहाँ से कुछ भी बता सकते हैं। आप किसको मॉनिटर करना चाहते हैं, नेटवर्क को करना चाहते हैं, सीपीयू को करना चाहते हैं, ये वर्क एट अ टाइम कितने सिलेक्ट कर सकते हैं हम। एट अ टाइम तो मैं इसको एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे ये बताया अगर मुझे नेटवर्क पे भी करना और सीपीयू पे भी करना हो तो कैसे करूंगा। जी दोस्तों, नहीं नहीं देखें सिंपल सी बात है, ये हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल हम लिस्टर्स लगा सकते हैं, आप ये समझ लें स्केलिंग ग्रुप के लिए। मैं अभी एक बना रहा हूँ सीपीयू के लिए बना लूँ और फिर दूसरा बनाऊँ तो वो किसके लिए बना सकता हूँ, नेटवर्क के लिए। तो आप इस तरीके से मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, तो वो मल्टीपल्स को दिख रहा होगा। यहाँ पे भी आप मल्टीपल स्केजुलर्स ऐड कर सकते हैं, 11/11 के अलावा आप किसी और के लिए भी करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब इस एक दफा नहीं बनेगा, यहाँ पे आप मल्टीपल बना सकते हैं, तो वो सबको देख रहा होगा। डायनेमिक में चलते हैं, डायनेमिक में देखें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है। सिंपल स्केलिंग, स्केलिंग बता दिया, यहाँ पे क्लाउड वॉच के अलार्म्स लगे हुए होंगे, तो सारे यहाँ पे अलार्म्स नजर आ रहे होंगे और तो उसके बिहाफ पे आप बता सकते हैं यूनिट और कितने। क्लाउड वॉच हमारे पास डिटेल एक पूरा नया टॉपिक है, AWS के अंदर पूरी एक सर्विस है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह क्लाउड वॉच के अंदर। स्टेप स्केलिंग के अंदर भी आप बता सकते हैं क्लाउड अलार्म्स की मदद से ही सारी चीजें। तो जब हम क्लाउड अलार्म्स पे जाएंगे तब हम इसको बहुत इजीली देखेंगे। अभी हम सिंपल सा करके देखते हैं ऑटो स्केलिंग का तरीका। अभी हम कहते हैं टारगेट करो, ये पॉलिसी का नाम भी यही रख देते हैं, एवरेज सीपीयू पे देख लेते हैं हम, ठीक है। एवरेज सीपीयू की वैल्यू हम कह देते हैं 40, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कम कर देते हैं, इसकी टेंशन नहीं है। डिसेबल स्केल क्रिएटर स्केल आउट पॉलिसी जरूरत नहीं, ठीक है। चलें, ये मैंने बना तो दी पॉलिसी। अब ये पॉलिसी कहता है कि यार ये 70% सीपीयू के ऊपर, 40% जब होगा सीपीयू 40 पे जाएगा उसकी वैल्यू, तो हमें स्केल अप करना है, ऐड और रिमूव करना है। कैसे करूंगी ये, एनी आइडिया। मेरे पास एक इंस्टेंस चल रहा है अभी या नहीं चल रहा, एक तो चल रहा है सर अभी। चल रहा है, यस चल रहा है। क्या मैं इसके साथ इसके ऊपर कोई ऐसा काम कर सकता हूँ कि जिसकी मदद से ये वो कर सके, क्या कर सके,
एक और इंस्टेंस खड़ा करवाओ। इसके ऊपर ट्रैफिक आ सके। यस, मैं करता हूँ। अभी मैंने सीपीयू के ऊपर क्या हुआ ना, तो उसको कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग करके देखते हैं इसके ऊपर। कंसोल पे चले जाता हूँ और मैं यहाँ पे गूगल में लिखूंगा इंस्टॉल स्ट्रेस ABCDEFG, क्या लिखते हैं, इंस्टॉल स्ट्रेस Amazon Linux 2, ठीक है, ये मिल जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब ये कहता है ये सारी थोड़ी सी यूटिलिटीज इंस्टॉल कर दो ताकि आप स्ट्रेस टेस्टिंग कर सको। मैंने कहा ठीक है भाई, अभी कर लेते हैं, इसकी भी बात मान लेते हैं। क्या कहता है, देयर वाज अ प्रॉब्लम स्ट्रेस ओके, कोई मसला नहीं। AWS की प्रेजेंटेशन नहीं करना है, EC2 पे चलते हैं। ठीक है, एक इनिशियलाइज हो गया है, रनिंग चल रहा है, ठीक है, इसका स्टेटस अभी ओके हुआ हो गया। असल में ये जो डिलीट करता है ना, इसका टाइम पीरियड होता है थोड़ा सा 10 to 15 मिनट्स। तो आपने देखा होगा कि वो पहले वाले से डिलीट नहीं किया था, तो मैंने दूसरा भी डिलीट कर दिया। तो अब क्या हुआ, दोनों डिलीट हो गए। तो उसको डिजायर्ड कैपेसिटी में मैंने लिखा हुआ था 1, तो इसने एक और अप एंड रनिंग कर दिया, क्योंकि जो था वो भी मैंने डिलीट कर दिया था। चलेगा तो मैं बताता हूँ आपको। चल जा चल जा चल जा, कमान 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 कमान, इनिशियलाइजिंग, चल भाई, चलो 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 चलो। मैक्सिमम मैंने कितना दिया हुआ है वहां पे? 2 दिए थे। 2 दिए थे एग्जैक्टली। तो अभी 1 से 2 होना चाहिए इसको। भाई हेल्दी हो जाए यार। चलना भाई, चलना भाई, चलना भाई, आ जा। चल पेस्ट हुआ था, हो गया था। यस। कॉपी एस वाई, चलो ये भी हो गया। एक कमांड है, अरे यार ये बड़ा मसला है। ठीक हो गया। इसकी कमांड है स्ट्रेस -C40। लिखो, ठीक है, इसको लोड देते हैं। अब देखते हैं कि इससे मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे एक्टिविटी ऐसा बंद हो गया। ऑटो स्केलिंग ग्रुप अभी देखते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में क्या खड़ा हुआ है। ओके, आ गया। एक्टिविटीज में चलते हैं। अभी एक्टिविटीज में सारी चीजें नॉर्मल है, कोई ऐसी चीज नहीं है। क्योंकि ये देखें, ये वही कह रहा है कि मैंने एक टर्मिनेट कर दिया था, तो जिसकी वजह से उसने यहाँ पे एक ओपन रनिंग कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग पे। अब मैं सिर्फ एंटर दबाऊंगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। पहले लोड भी देख लें आप, लोड 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 भी दिखाता हूँ। इसको चेंज करने से पहले ना, यहाँ पे मॉनिटर होता है, मॉनिटरिंग देखते हैं। ऑटो स्केलिंग की ये मॉनिटरिंग, अभी तक डेफिनेटली कुछ भी नहीं हुआ, तो ये ऑटो स्केलिंग सब डाउन पड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको। अब हम EC2 को देखते हैं। अब ये हमारे पास EC2 चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग देखते हैं। देखिए बिल्कुल नॉर्मल है अभी तक तो, अभी 25। ये मैंने कर दिया एंटर। तो माय बैड, स्ट्रेस की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है। स्ट्रेस की स्पेलिंग डबल एस।
ठीक है, ये आ गया लोड। अब देखते हैं क्या होता है मॉनिटरिंग में। ठीक है, सर स्ट्रेस आपने 4% दिया है ना, 40% दे दें। मैंने कम दे दिया है, और लोड तो आना चाहिए, लोड नहीं आ रहा, देखते हैं। यू आर राइट। जब भाई स्ट्रेस सर क्लाउड वॉच जो है ना मैट्रिक्स अपडेट करने में 5 मिनट लेता है ना? टाइम लेता है, हाँ यस। ये टर्मिनेट हुआ था, थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है। ठीक है, ये यहाँ तक तो पहुंच गया, 44 तक तो गया हुआ है, ये रहा है, एक जंप आया हुआ इसको। ठीक है, तो देखते हैं एक्टिविटी के अंदर कुछ हुआ। ये आ गया, ठीक है। ये देखें, इसमें ये क्या कह रहा है, अलार्म ट्रिगर हुआ, पॉलिसी चेंज हुई है। अब डिजायर्ड कैपेसिटी 1 से 2 पे जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पर लोड ज्यादा आ गया अलार्म की वजह से। अब देखते हैं अलार्म पे ऊपर भी चलते हैं, लेकिन पहले देखते हैं क्या है वाकई में EC2 इंस्टेंस अप एंड रनिंग हो रहा है। दूसरा ये रहा पेंडिंग पे है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां से CPU यूजेज 40 तक पहुंच गया, और वही अलार्म ट्रिगर हुआ, और अलार्म ट्रिगर होने पे इसने वो कर दिया। अब हम देखते हैं अलार्म क्या वाकई में ट्रिगर हुआ। क्लाउड वॉच पे जाते हैं। ये इधर मैं नहीं लगाया क्लाउड वॉच, ऐसे चलें अभी लगा लेते हैं क्लाउड वॉच इधर। ठीक हो गया जी। CL क्लाउड वॉच, ये देख रहे हैं स्टार, ये स्टार पे क्लिक कर देंगे आप, इससे फायदा ये हो जाएगा कि ऊपर है ना यहाँ पे शॉर्टकट में आ जाएगा, ताकि आप जो चीज आपको लगता है कि आप ज्यादा यूज करते हैं वो आप यहाँ पे जरूर लगा दें। ओके, ये देखिए अलार्म्स हैं, अलार्म्स के अंदर ये देख लें, ऑल अलार्म्स देख लेते हैं अभी। ये देखें, ये अलार्म चला था, CPU यूजेज 40 ग्रेटर देन 40 हुआ था, तो इसकी वजह से ये चल गया। ठीक है, तो जैसे ये देखें, ये स्ट्रेस टेस्टिंग की वजह से मैंने CPU को अप किया, थोड़ा सा किया, तो इसने CPU पे लोड डाला, और CPU पे लोड डाला तो आपका एक और इंस्टेंस खराब हो गया। तो इसी तरीके से आप अभी हमने CPU पे प्ले किया हुआ है, आप हार्ड ड्राइव पे कर सकते हो, नेटवर्क पे कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप चाहो कर सकते हो, अपना कस्टम बना के दे सकते हो कि आप अपना कस्टम ट्रिगर करोगे क्लाउड वॉच अलार्म पे, और क्लाउड वॉच अलार्म जैसे ही ट्रिगर होगा तो वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप उसको लिसन कर रहा होगा, तो सारी चीजें आपकी स्मूथ चल रही होंगी। ठीक है भैया, तो ये था हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप कंप्लीटेड। कहाँ पे थे हम लोग, पहले EC2 में आऊँ, मैं सारी चीजें बंद कर दूँ फिर आगे चलते हैं दोस्तों। RDS पे चलते हैं। RDS का क्या मतलब है, तो जल्दी से बताए। हेलो सर, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, RDS सर्विस, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था
सही है। तो सर आरडीएस तो हमारे पास मतलब डेटाबेसेस तो बहुत सारे मौजूद हैं, जिसके अंदर आरडीएस के अंदर हमारे पास माई सिक्वल आता है, पोस्टग्रेस आता है और बहुत सारे आते हैं। तो क्यों हम अमेजोन के ऊपर आरडीएस यूज कर रहे हैं? वैसे ही माई सिक्वल अलग मौजूद है हमारे पास, पोस्टग्रेस मौजूद है, तो फिर हम जबरदस्ती का एडब्ल्यूएस के ऊपर ही आरडीएस क्यों सीख रहे हैं? सवाल है, ये वाली सर्विस हम क्यों सीख रहे हैं? मैनेज्ड सर्विस है। ओके, और कोई? सर अगर नॉर्मल करे हो सकता है उसमें एनॉमलीज ज्यादा डेटा में, इस वजह से मैनेज करते नहीं, डेटाबेस डेटा का भी इशू नहीं है, इशू है मैनेजमेंट का। उसको मैनेज करना पड़ता है ना, मतलब स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, बैकअप्स लेना उसके, हाईली अवेलेबिलिटी, ये सारे काम आपको करने में टाइम लगेगा, ऐसा ही है। मैं ये नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है, बट ये है कि अगर आप खुद सही, करोगे तो बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा इस पे एफर्ट करनी पड़ेगी। एम आई राइट? जी बिल्कुल सही बात। तो सर्विसेज में फायदा ये हो जाएगा, अगर हम Amazon की सर्विस पे ही रहते हैं तो इससे आप कुछ भी कर लो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाकी सारी चीजें आपको सिर्फ बताने, बाकी सारी चीजें अमेजोन आर्टिकल का। तो ये एक अच्छी चीज है जिसकी वजह से हम आरडीएस पे जाएंगे। तो चले, अब आरडीएस की थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। आरडीएस निपटाना है, निपटाना क्या बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको बताना है, क्योंकि आरडीएस में हम काम नहीं करेंगे, हम सर्विस को देख रहे हैं ना। तो मैं आपको सिर्फ क्लाउड के ऊपर सर्विस कैसे यूज करेंगे आरडीएस को बताऊँ। ठीक है, आरडीएस पे आते हैं। आरडीएस का ओवरव्यू यही है कि रिलेशनल डेटाबेस है, और ये हमारे पास अमेजोन के ऊपर आरडीएस का मतलब रिलेशनल डेटाबेस सर्विस मौजूद है। एज अ सर्विस हम रिलेशनल डेटाबेस में कौन कौन सी डेटाबेसेस मौजूद है? पोस्टग्रेस, माइस्क्यूएल, मारियाडीबी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एंड अरोरा। अरोरा ये खुद इटसेल्फ एडब्ल्यूएस का डेटाबेस है, तो ये इसके लिए ये है, और इसको हम यूज करेंगे तो इसके चार्जेस भी हैं। अगर मैं माई सिक्वल मारियाडीबी यूज करता हूँ तो ये फ्री है, पोस्टग्रेस वगैरह। तो हम अभी फ्री वाला ही देखेंगे, लेकिन सारा सिनेरियो सेम ही है। ये अगर हम इस तरह यूज करेंगे तो ये चार्ज लेगा, ये फ्री है, कॉस्ट है। अभी हम देखेंगे इसको। एडवांटेजेस का वही है कि हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और मसला आता है कि हम डेटाबेस के अंदर के डेटाबेस 1 से 2 हुई तो उसको हमें अपग्रेड भी करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की पैचेस वगैरह, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें हमारे लिए अमेजोन हैंडल कर देगा। बैकअप ले रहा होता है, रिस्टोरिंग हम ऑन क्लिक्स पे कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग डैशबोर्ड मौजूद है, मॉनिटरिंग कर सकते हैं डेटाबेस की परफॉर्मेंस। वही सर ये काइंडली थोड़ा सा रीजन और एजी जोन्स को डिस्कस कर दीजिएगा, क्योंकि हम जब मल्टी इंस्टेंसेस यूज करेंगे या मल्टी डेटाबेस सर्विस यूज करेंगे तो इनका क्या रोल होगा, प्लीज सर। ठीक है, रीजन का तो मतलब आपको पता है ना कि एक हम लोग रीजन वाइज अगर हम देखें तो हम अभी एशिया में है, फिर पैसिफिक एशिया है, तो अलग अलग रीजन्स मौजूद है, तो हम अपने सर्वर्स अलग अलग जगह पे होस्ट करवा सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि अगर हमारा एक रीजन बंद होगा तो दूसरे रीजन अप एंड रनिंग होता है, तो वहां से हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी हाईली अवेलेबिलिटी मिल जाती है आपको। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी के लिए ये रिकमेंड करता है कि आप मल्टी जोन के ऊपर आप अपना सेटअप बनाए, ताकि आप डिजास्टर रिकवरी भी कर सके। हो सकता है कि अगर किसी भी रीजन की वजह से एक रीजन का पूरा डेटा क्रैश हो जाता है, लेकिन आपके पास दूसरे रीजन के ऊपर सारा डेटा मौजूद है, तो ये एक डिजास्टर रिकवरी के लिए आसानी हो जाएगी। मेंटेनेंस वर्क, विंडोज वगैरह जो अपग्रेडेशन है वो खुद ही संभाल लेता है। स्केलिंग कैपेबिलिटी बहुत जबरदस्त है, वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, आपके हाथ में। स्टोरेज ब्लॉक यूज करता है EBS, GP2 और IO1 को, बट यू कांट SSH इनटू योर इंस्टेंस। क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है? लास्ट वाली सर स्टोरेज के हवाले से क्या हम S3 और EFS यूज कर सकते हैं EBS के अलावा? नहीं, ये खुद ही यूज कर रहा होता है, तो हमें इसके हम स्टोरेज नहीं बताते, ये खुद ही सारी चीजें हैंडल कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहली बात। अब ये बताएं, ये लास्ट वाली जो लाइन है, बट यू कांट SSH इनटू योर इंस्टेंसेस, इसका मतलब क्या हुआ पहले तो ये बताएं, और ये बताएं कि क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हम EC2 को तो इंस्टेंस SSH कर सकते हैं ना, लेकिन हम RDS को क्यों नहीं कर सकते? इसमें हम ना
ना अपना कंसोल अवॉइड करेंगे, अपना कंसोल ना हम शेयर कर सकें या उसको वर्क पे ना कर सकें। हाँ, ये अच्छी चीज है। सिक्योरिटी वाइज भी अगर आप गौर से देखो तो जो आपकी डेटाबेस है आपको वो सर्विस एज अ सर्विस दे रहा है ना, तो वो आपको मशीन नहीं दे रहा, वो सर्विस दे रहा है, तो आप सारा काम उसका कंसोल से या तो फिर हम आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन होकर सारा काम कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, लेकिन एसएसएच नहीं कर सकते क्योंकि ये मशीन का एक्सेस आपको नहीं दे रहा। तो जिससे ये एक और सिक्योरिटी है कि कोई आपकी मतलब डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता मशीन के अंदर। जैसे अगर आपने हो सकता है कि EC2 के अंदर भी आप अपना MySQL इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उस EC2 के अंदर SSH भी कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट सारी आपको करनी है ना, उसका बैकअप लेना, ये करना वो करना, तो वो कॉस्ट सेविंग है हमारे पास Amazon के अंदर। बैकअप ऑटोमेटिकली ले रहा होता है, ये आप अपने बता सकते हो कि कब से कब तक लेना है। 7 डेज रिटेंशन पीरियड जो अपने बैकअप लिया होता है पुराना बैकअप, वो 7 डेज से लेकर 35 डेज तक आप बता सकते हो कि जो पुराने बैकअप चल रहे हैं वो कब से कब तक के होने चाहिए। ट्रांजेक्शन लॉग्स सारी चीजें कर रहा होता है। अवेलेबिलिटी ऑल्डर्स बैकअप की 5 मिनट के अंदर और वही वाली डेटाबेस के तो मौजूद है, तो फिर आप उसके स्नैपशॉट्स ले सकते हो। मतलब बेसिक चीजें ही है, कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली है तो सही। ऑटो स्केलिंग और स्टोरेज ऑटो स्केलिंग खुद कर देता है, ठीक है। फ्री स्टोरेज एज लेस देन 10% ऑफ एलोकेटेड स्टोरेज। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने फ्री स्टोरेज एज लेस देन 10% ऑफ एलोकेटेड, फ्री स्टोरेज जो है ना कि वो लेस देन 10%। अगर आपने ये बताया कि 20 GB अपने हार्ड ड्राइव अभी इसमें डिफाइन कर दी है और आपका डेटा 20 GB से बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा या क्या करेगा? जैसे ही 18% से क्रॉस करेगा तो वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली, वो इंक्रीजिंग कर देता है। ये एक अच्छी बात है कि आपको इसमें डेटाबेस की अगर आपने हो सकता है डेफिनेटली जब आप डेटा सेविंग स्टार्ट करते तो आपको पता नहीं होता तो एक्चुअल डेटा कितना होगा। तो जब इनिशियल होता है तो आप कहते हो कि आप 50 GB गुड इनफ है, ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेटा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो 50 GB तक पहुंचा तो आप क्या, अगर आपके सिस्टम के अंदर हार्ड ड्राइव 50 GB की होती अब तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप खुद सोच। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके लिए बहुत आसानी है कि वो ऑटो स्केल कर देता है सारी चीजों को, ठीक। ये देख लें, सपोर्ट ऑल RDS डेटाबेस इंजन, MariaDB, MySQL, PostgreSQL, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का Oracle, इन सबको ये सपोर्ट करता है। तो अच्छी चीज है कि आपके मोस्टली सारे डेटाबेस आ गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर सजेस्ट किया जाता है कि एक डेटाबेस होता है मास्टर, जिसके अंदर हम करते हैं रीड और राइट, और बाकी जो डेटाबेसेस होते हैं वो इसके रीड रेप्लिकास होते हैं। इसका क्या मतलब है यार? सर यूजर्स को सर्व करने के लिए जो डेटाबेस यूज होगा वो मास्टर वाला यूज करेंगे। उसके बाद जैसे उस पर कोई राइट ऑपरेशन होता है तो वो रेप्लिकाज में उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। फिर अवेलेबिलिटी जोन लो लेटेंसी बेस पर जितने भी यूजर उसको डेटाबेस को यूज करना चाह रहे हैं तो वो रीड के थ्रू उनको सर्व कर देगा। बिल्कुल सही कहा। असल में होता ये कि ये स्ट्रेटजीज हैं बहुत सारी, तो अभी इसमें जो हम स्ट्रेटजीज देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक आपके पास RDS की डेटाबेस इंस्टेंस है, उसको आप मास्टर समझो, बाकी सारे आपके रीड रेप्लिकास हैं। रीड रेप्लिकास का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना तो अपडेट कर सकते हैं, ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। अभी ये क्या किस तरीके से अभी हम देखते हैं इसको थोड़ी देर में। ये देखें, इसकी अच्छी एग्जाम यहाँ बताई हुई कि आपके पास एक डेटाबेस है जो कि डेटाबेस प्रोडक्शन यानी एप्लीकेशंस के साथ कनेक्टेड है और वो रीड और राइट कर रही है। आपने सोचा कि यार एक रिपोर्टिंग एप्लीकेशन बनानी है, आप ये सोचे कि रिपोर्टिंग के लिए आपको डेटा ज्यादा चाहिए होता है, प्रोसेसिंग ज्यादा चाहिए होती है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि एक ही डेटाबेस से आप रिपोर्टिंग वाला भी काम कर रहे हो और एक ही डेटाबेस से प्रोडक्शन एप्लीकेशन भी चल रही है, तो क्या डेटाबेस थोड़ी इफेक्ट होगी, स्लो होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो इसका जो आसान सा हल यही है कि हम रीड एप्लीका बना देते हैं और अमेजोन पे तो 1 क्लिक से ऊपर हो जाता है चीजें, तो हमारे लिए बहुत आसान है। तो रीड एप्लीका बनाने का फायदा ये कि हम फिर रीड एप्लीका से सारी चीजें रीड करते हैं। अब क्या है, अब इसकी जिम्मेदारी हो गई है कि ये डेटा को सिंक भी रखेगा, यानी यहाँ पे राइट हुआ तो यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। तो टेंशन लेने की आपको ये जरूरत नहीं है कि क्या सिंक किस तरह होगा क्या नहीं, ये AWS हमें करके दे रहा है सिंक करके प्रॉपर। तो जब भी हम रीड करने जाएंगे तो हमें अपडेटेड डेटा मिल जाएगा। अच्छा, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, मैं अभी आया।
सर आवाज नहीं आ रही, कोई सर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है या क्या? लगता है सर का डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ी देर वेट करते हैं। सर ने कहा है 5 मिनट वेट करें। हेलो, सॉरी यार, आई एम बैक। ओके, तो ये रीड रेप्लिकास थे, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो ये कॉस्ट के हवाले से भी देख लें कि अगर सेम रीजन के अंदर रेप्लिका सेट बने, रीड रेप्लिकास बने हुए आपके लाइक दिस के यूएस ईस्ट ए के अंदर आपके पास डेटाबेस है और यूएस ईस्ट बी 1 बी के अंदर रीड रेप्लिका है, तो सेम रीजन के अंदर हमारे पास एसिंग के कोई भी चार्जेस नहीं है। हाँ, बट अगर अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन है जो हम डिजास्टर के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर हमारे पास है कि क्या है कि इसके चार्जेस हैं। और दूसरा, आवाज आ रही है सबको?
हेलो जी यार। अच्छा, क्या ये अब ये मुझे बताएं कि डिजास्टर रिकवरी के हिसाब से वो कहते हैं कि अलग अलग रीजन्स के अंदर होने चाहिए, तो ये तो हमने डाल दिए हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा बता दें कि आप लेट्स से ये वाला जोन था, ये मास्टर नोड आरडीबी इंस्टेंस मौजूद है हमारा, और ये रीड रेप्लिका है। ये किसी वजह से ये डिजास्टर रिकवरी के अंदर ये चले गया, डिजास्टर हो गया, ये वाला रीजन चले गया। तो अब ये था रीड रेप्लिका, तो क्या हम इसको वापस से मास्टर नोड कहते हैं या तो डेटाबेस इंस्टेंस बना सकते हैं, क्योंकि ये तो रीड रेप्लिका था। जी सर, बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कोई लिमिट नहीं है कि अब ये रीड रेप्लिका है तो हम इसको सिर्फ रीड के लिए यूज करें, राइट नहीं कर सकते। हाँ, पॉसिबिलिटी है, हम इसको राइट के लिए बना सकते हैं, लेकिन राइट के लिए बनेगा कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक बनेगा। ये वही वाली बात है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। ये मास्टर नोड है और ये स्टैंड बाई है, लेकिन ये रीड रेप्लिका नहीं है, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी के लिए मल्टी एजी के अंदर ये रीड रेप्लिका नहीं है, ये स्टैंड बाई है। इससे आप कोई काम नहीं ले रहे, ये स्टैंड बाई चल रहा है, मास्टर नोड है और ये आपका स्टैंड बाई एस, इससे आप कोई काम नहीं ले रहे। तो डिजास्टर रिकवरी के अंदर ये फेल ओवर के अंदर ये ऑटोमेटिक हमारे साथ सिंक होकर सारी चीजें अप एंड रनिंग हो जाती है, यानी हाई अवेलेबिलिटी हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से अगर ये बंद होता है। अब अभी हमारे पास सिंगल एज अवेलेबिलिटी जोन के अंदर था ना, अब इसको मल्टी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कैसे लेके जाएं? वही वाला सिंपल सा काम है जो हम ईबीएस के अंदर करते थे, एक डेटाबेस का स्नैपशॉट लेते थे या हम अपने हार्ड ड्राइव का स्नैपशॉट लेते थे और फिर कहीं और जाके इसको रिस्टोर करवाते थे। जैसे ईबीएस के अंदर हम काम करते थे, सेम यहाँ पे भी वैसा ही तरीका है जिसकी वजह से हम सिंगल सेट मल्टी अवेलेबिलिटी जोन पे जा सकते हैं। आरडीएस सिक्योरिटी इंक्रिप्शंस, ये थोड़ा सा आप पढ़िएगा, मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में आपको, लेकिन अब मेरे ख्याल में हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, कोई सच खास चीज रह नहीं है, ठीक है। आरडीएस पे चलते हैं, ठीक है। आरडीएस सर्च करेंगे, डेटाबेस सर्विस, आरडीएस पे चलते हैं, सिंपल है। अच्छा, तो क्रिएट डेटाबेस करेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, स्टैंडर्ड करना है या इजी करना है? हम स्टैंडर्ड कर लेते हैं अभी। ये देखें, ये सारी डेटाबेसेस मौजूद हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग पोस्टग्रेस आजकल यूज़ करते हैं, पोस्टग्रेसक्यूएल, तो ये भी है। हम अभी माईसीक्वल पे रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता होगा माईसीक्वल फ्री भी है और काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया होगा क्लास में। काफ़ी लोगों ने कुछ लोगों ने यूज़ किया है माईसीक्वल को कभी? चलो, नहीं भी क्या हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें यूज़ नहीं करना, अभी हमें एज अ सर्विस बनानी है ताकि डेवलपर इसको यूज़ कर सके किसी तरीके से। तो हम समझे आप AWS पे उनको एक सर्विस बना के दे दें माईसीक्वल की, ताकि डेवलपर्स उसको यूज़ कर सकें और सब उससे कनेक्ट कर सकें, सिंपल जो आपका काम है। अभी हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, ये वर्जन भी है माईसीक्वल का, कौन सा वर्जन यूज़ करना है, तो अभी हम तो लेटेस्ट भी है। प्रोडक्शन के लिए चाहिए? नहीं, डेफिनेटली नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्शन पे जाएंगे तो वो हमें चार्ज करेगा, तो हम फ्री टायर पे रहना चाहते हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं प्रोडक्शन पे रहता तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ही कर देगा। मल्टी जोन डीबी क्लस्टर बनाना है न्यू, वो खुद ही कर देगा। इंस्टेंस बनाना है या सिंगल डीबी इंस्टेंस बनाना है या सिंगल इंस्टेंस रखना है आपको, तो ये सारी चीज़ें देखें खुद से ही करके दे रहा है आपको। आपको ये सारी झमेलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये सारी चीज़ें खुद जाके करनी है, ठीक है। डेटाबेस सेटिंग, आप डेटाबेस का आइडेंटिफायर बना सकते हैं, तो डेटाबेस के इंस्टेंस का नाम दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं, MySQL डेटाबेस, ठीक है। क्रेडेंशियल आप अपने बताएंगे डेफिनेटली लॉगिन करने के लिए, तो यूजुअली तो एडमिन ही होता है, हम एडमिन कहते हैं और पासवर्ड भी डाल देते हैं एडमिन 123। में भी आपको पता है इसी दे रहा हूँ ताकि हम उसको चेक कर सकते हैं।
पासवर्ड है एडमिन 123 एडमिन 123, तो इसको मैं बाद में डिलीट करूँगा, टेंशन नहीं है। तो ये यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आपको इंस्टेंस की कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए। वही वाली बात है कि अगर आप चाहते हो अपने हिसाब से, तो अभी हम फ्री वाले पे हैं, तो देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी अभी मौजूद नहीं होगी। ठीक है, हमारे पास जो अवेलेबल है वो ये रहे। ठीक है, प्रोडक्शन में जाएंगे तो आपके पास सारे अवेलेबल हो जाएंगे, फिर आपको जो सिलेक्ट करना हो कर सकते हैं, लेकिन अभी यही है मशीन हमारे पास। ठीक है, और जनरल टाइप SSD ली थी हमने। ठीक है, 20 GB एलोकेटेड है। ठीक है, स्टोरेज अनेबल स्टोरेज ऑटो स्केलिंग वाली बात है कि मैक्सिमम 20 GB से ज़्यादा कितना हो सकता है, 1000 GB तक आप जा सकते हो। आपने बताया हुआ यहाँ पे थ्रेशोल्ड, जैसे वही मिनिमम और मैक्सिमम वाला आपका सीन था ना, मिनिमम डिजायर्ड और मैक्सिमम, तो यहाँ पे भी यही है। आपने बता दिया कि यार मुझे 20 GB चाहिए, मिनिमम 20 GB मिल गई, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1000 तक। VPC की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डिफॉल्ट वाले यूज करते हैं। VPC पे हमारा एक पूरा टॉपिक है, वो भी हम देखेंगे। सबनेट मास्क डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। पब्लिक एक्सेस करना है या नहीं करना, अगर हम पब्लिक एक्सेस करेंगे तो ये हम इसको कनेक्ट करवा सकते हैं। और RDS विल नॉट असाइन अ पब्लिक IP। अगर आप चाहते हो कि ये पब्लिक ना हो तो फिर ये इसी पे रखेंगे, ताकि वो अभी हमने उसमें याद है हमने एक काम किया था लोड बैलेंसर के अंदर, हमने लोड बैलेंसर को पब्लिक IP दी थी। मतलब लोड बैलेंसर के ऊपर IP थी हमारी पब्लिक, हम उसको एक्सेस करते थे, और जबकि क्लाइंट जो यानी EC2 के इंस्टेंसेस थे उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते थे। तो अगर आप गौर से देखें तो EC2 का जो इंस्टेंस था वो एक हिसाब से प्राइवेट हो चुका था, उसको क्योंकि कोई एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था, हमने उसको परमिशन ही नहीं दी हुई थी। लेकिन हम लोड बैलेंसर के थ्रू EC2 को एक्सेस कर सकते थे, EC2 को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे भी यही है, हम किसी EC2 के इंस्टेंस की मदद से हम इसको एक्सेस जरूर कर सकते हैं अगर नो करेंगे, लेकिन यस में पब्लिकली एक्सेस होगा, ताकि हमें जो ID पासवर्ड दिया हम उससे एक्सेस यूज कर सकते हैं। ये कह रहा है कि कोई VPC अगर आपका पहले से बना हुआ है तो आप वही यूज कर लें, वरना तो नया बना लें। अभी मैंने कहा कि भाई नया जो डिफॉल्ट है वही यूज कर लो। अवेलेबिलिटी जोन आप बता सकते हो, जो भी आपको बताना हो यहाँ पे कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपको इसको रखना है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करनी है, जो हमने अभी ऊपर दिया था। पासवर्ड एंड IAM डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, यानी आप IAM के अंदर यूजर बना के उसको रोल असाइन कर सकते हो, और फिर वो डेफिनेटली उसी यूजर को एक्सेस होगा। अगर आप चाहते हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये एक ऑथेंटिकेशन मेथड है, उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है। एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट, अभी इसकी भी जरूरत नहीं है, बस ठीक है गुड इनफ बनाते हैं हम इसको। क्या करते हैं, अच्छा हमने वो क्यों नहीं बताया कौन सी पोर्ट सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, ऐसा है कि मेरे एरिया में लाइट चली गई थी, तो काइंडली जहाँ से आपने RDS स्टार्ट किया ना टेम्पलेट तक जरा वो फास्ट गो थ्रू कर देंगे तो जरा बेहतर हो जाएगा मेरे लिए, मेहरबानी, शुक्रिया। मैंने अभी ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़े, हम लोग RDS की सर्विस पे गए और क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया हुआ है। हमने MySQL को क्लिक किया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेटाबेस है, हम सारी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली यूज़ करेंगे क्योंकि ये अमेजोन की खुद की है, प्रोप्राइटरी है, तो ये इसके चार्जेस हैं, ये फ्री नहीं है। हाँ बट ये सारी फ्री हैं, तो भी मैंने MySQL यूज़ कर लिया ताकि सारे लोग यूज़ कर सकते हैं उस पर बहुत ईजी। फ्री ट्रायल लिया, प्रोडक्शन होता तो प्रोडक्शन पे जाता, अभी फ्री ट्रायल लिया हुआ। ये देखिए ये इन्वायरमेंट भी है कि अगर आप डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए अलग डेटाबेस रखना चाहते हैं और प्रोडक्शन के लिए अलग, तो ये आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। आप अपनी डेवलपमेंट इससे कर रहे होंगे, और जब आप प्रोडक्शन वाली API को कॉल करेंगे तो फिर प्रोडक्शन में डेटा इससे आ रहा जा रहा होगा। ठीक है, क्रेडेंशियल्स दे दिए मैंने, एडमिन 123 दे दिया था, वो याद है। ठीक है, स्टोरेज टाइप बता दी मैंने इसको, कनेक्टिविटी बताई, सबनेट ग्रुप बता दिया, सिक्योरिटी ग्रुप, इस पे पोर्ट 80 नहीं होती ना, इसलिए हमें इसको एक्सेस नहीं करना, हमें अलाउ करवानी होती, क्रिएटर नहीं। एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट ले लेते हैं, डिफॉल्ट में क्या होगा इसके, अच्छा ये डिफॉल्ट वो वाला डिफॉल्ट है इसमें, इसके अंदर अलाउ करवाना होगा। खैर चलें, अभी एग्जिस्टिंग वही वाला ले लेता हूँ। ठीक है,
अब इसके अंदर जो टू बी वेरी स्पेसिफिक कोड चाहिए होगी वो मैं इसको अलाउ करवा दूंगा। ये अभी वो इंडिकेट दे रहा है, इसका रीजन यही है क्योंकि ये वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है ठीक है ओके ठीक है, ये हो गया ये हो गया। एडिशनल के अंदर क्या है, एडिशनल के अंदर ये देखें, अब आपको डेटाबेस का नाम देना है क्योंकि ऊपर जो आपने दिया ना वो इंस्टेंस का नाम है। कौन सा इंस्टेंस का नाम है? दिया था माई सिक्वल डेटा डीबी दिया था शायद, ये रहा आपके इंस्टेंस का नाम है माई सिक्वल डीबी। अब आपको डेटाबेस का नाम देना है क्योंकि आपके डेटाबेस एक इंस्टेंस के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस तो हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम देना है। मैं क्या देता हूँ, क्या नाम दें इसको, हाँ PIAIC Q4 ठीक है। और ठीक है, ये इसको ऑटोमेटिकली बैकअप लेना चाहिए। ये रहा रिटेंशन, आप बता सकते हो कहाँ से कब तक, 7 डेज से लेकर 35 डेज तक का था और 7 डेज ही रखा है। नो प्रेफरेंस, कोई विंडो अगर आप चाहते हो कि इस वक्त से इस वक्त तक आपको पता है कि आपका लोड कम होता है तो अगर आप चाहो तो उस टाइम पे करो। नो प्रेफरेंस तो ये खुद ही हैंडल कर रहा होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनेबल मॉनिटरिंग करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। लॉग्स मेंटेन करना चाहते हो तो आपके पास ये लॉग्स के ऑप्शन हैं, या आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लाउड वॉच में आपके पास लॉग्स आ रहे होंगे सारे के सारे। अनेबल ऑटो माइनर वर्जन अपडेट्स ये खुद ही हैंडल कर लेगा जो भी अपडेशन वगैरह वाले चक्कर आते हैं, अगर आप चाहते हैं तो ये करते हैं। मेंटेनेंस विंडो, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए आप RDS की कोई मेंटेनेंस वगैरह आप चाहते हो कुछ करना है या कुछ है तो फिर आप यहाँ पे अपना बता दो टाइमिंग। नो प्रेफरेंस, तो जब आपका दिल करेगा तब आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, नो प्रेफरेंस है। डिलीट प्रोटेक्शन, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोटेक्ट द डेटाबेस फॉर बीइंग डिलीट एक्सीडेंटली, कि आपसे कभी गलती से कोई डेटाबेस डिलीट हो जाए तो इस पर आप चेक लगा दो ताकि वो आपसे पूछेगा, प्रॉम्प्ट आएगा कि भाई आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं होना। ये नहीं होगा तो प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, तो कोऑर्डिनेट डिलीट कर देगा। ठीक है, आई थिंक ऑल गुड है। ये क्या कह रहा है, invalid character use letters numbers। ऐसी कोई चीज है जो मैंने मिस की हो। कोड देखें इसकी, ये सब आपको पता होनी चाहिए। जो MySQL कोड यूज करता है वो करता है 33060 ठीक है, तो डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, वो खुद ही जो उसका डिफॉल्ट है वही पिक कर लेते, ज़्यादा बेहतर है। बाद में हम इसकी सेटिंग कर लेंगे अगर हमें ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए। 33060 आई थिंक गुड इनफ। अब मैं इस पर सिर्फ क्लिक करता हूँ लाइक दिस, लेट्स सी क्या करता है। क्लिक हुआ या नहीं सवाल है। डेटाबेस बना रहा है मॉनिटरिंग के चार्जेस होते हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ सर्विसेज में है कुछ सर्विसेज में नहीं है। तो क्या क्या चलिए आप, अच्छा मेरे पास कोई SQL पे पड़ा हुआ है मुझे पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आ रही है सारी की सारी। अब या अब इसको ना आईडी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम डेटाबेस को यूज कर सकते हैं किसी भी आईडी के साथ। मेरे पास यहाँ पे MySQL SQL वर्ड बैच आप लोग यूज कर सकते हैं
बहुत आसान भी है। एसक्यूएल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर आप चाहें तो आप यूज कर लीजिएगा। ये बहुत इजी है इसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। डाउनलोड जीगाई टूल हमें यूज करना है। अब ये देखें, ये इधर लेके आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपके विंडोज है तो आप विंडोज यूज कर रहे हैं, मैक है तो मैक के लिए डीएमजी है, और लिनक्स है तो लिनक्स के लिए एसएस यूज करेंगे। तो मैं ये आपसे शेयर करता हूँ। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ये यूज कर लीजिएगा। वर्क बेंच थोड़ा सा हैवी भी है, और मैंने भी काफ़ी टाइम हुआ है तो वर्क बेंच को यूज़ नहीं किया हुआ, तो मेरे पास मौजूद है तो मैं डाउनलोड भी करना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये शेयर करूँगा, कहाँ पे शेयर करूँगा ये और चैट मेरे पास ये लैपटॉप पर लिंक किएगा, ठीक है। ये रहा प्लस का बटन। प्लस का बटन मैं जब यूज़ करूँगा जब मेरे पास ये चल जाएगा। स्टेटस स्टिल क्लिक, तो ये क्रिएटिंग हो जाएगा ना, तो आपके पास यहाँ पे ना इसको कनेक्ट करने के लिए यूआरएल पे मिल जाएगा। अभी तक एक्टिव नहीं हुआ ये। जीरो कनेक्शंस, लेकिन कनेक्ट यार। यहाँ पे ना एंड पोर्ट आ जाएगी, तो चल जाए ना तो हो जाएगा, क्रिएटिंग नहीं होगा। तो ठीक है, ये आरडीएस था इन सिंपल वर्ड्स। ये आपने क्या, ये हो गया, इसका बैकअप ऑटोमेटिक भी हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आके आप यहाँ से स्नैपशॉट्स ले सकते हैं। ये रहा एक स्नैपशॉट, जैसे हम ईबीएस में लेते थे और फिर किसी भी और जगह डेटाबेस क्रिएट करके वहाँ पे रिस्टोर करवा सकते हैं। तो वो तो मसला ही नहीं है, लेकिन एक दफ़ा ये चल लेना तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा दूँ। I think हो गया। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, कनेक्शन है PIAIC। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दे रहा है कि होस्ट नेम क्या है मेरा। मेरा होस्ट नेम है ये, और यूजर नेम एडमिन नहीं था ना मेरा, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। These are the password admin 123. अब हम करके देखते हैं टेस्ट कनेक्शन, इससे पता चल जाएगा कि ऑल इज गुड और नॉट। टेस्ट कनेक्शन क्या था, कहाँ से हो गया आपने?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब बेहतर है? ओके ओके गुड। अच्छा, ये सिक्योरिटी ग्रुप इसको एडिट। सर नो वॉइस अगेन। हाँ, अभी दोस्त में अभी सिक्योरिटी ग्रुप पे काम कर रहा था। लेट्स सी नाउ। ठीक है, क्या हो गया? परमिशन का इशू था वही वाला कि हमने 3306 को अलाउ नहीं किया था, हमने अलाउ किया, ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ। ठीक है भाई, आजा, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये खुल गया। क्या मैंने वहां पे डेटाबेस का नाम क्या रखा था, याद है? PIC डेमो रखा था। ठीक है, तो ये देखिए, ये यानी आप समझें कि अब ये मैं अपने माई सिक्वल के ऊपर कनेक्ट हो गया हूँ। कौन से वाले माई सिक्वल पे? जो अभी हमने RDS सर्विस के अंदर बनाया। तो अब यहाँ पे आप अपना एंड जो भी आपके टेबल्स और सारी चीजें होती है, तो यहाँ पे सारी चीजें शो हो जाती है। तो डेवलपर्स को अगर देना है तो आप अपना ये वाला एंड पॉइंट दे दें और ID पासवर्ड ये वाला शेयर कर दें, या तो ID पासवर्ड हम IAM वाला भी यूज कर सकते हैं वहां से बना के। लेकिन उसके लिए फिर वही है कि टोकन की ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है। ऑथेंटिकेशन टोकन के बाद हम इसकी RDS सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं समझा देता हूँ। ये कहाँ पे था हमारे पास? एक टॉपिक में था अभी, ये रहा। अगर हमें IAM ऑथेंटिकेशन वाला चाहिए तो करना क्या होता है, यहाँ पे देखें दो चीजें मौजूद है। एक IAM रोल मौजूद है आपके पास जो कि EC2 के साथ अटैच्ड होगा। EC2 का मतलब यही कि आपने सर्वर या एप्लीकेशन आपके यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आप एक टोकन जनरेट करवाएंगे और वो टोकन की मदद से फिर हम MySQL को एक्सेस कर सकते हैं। एक तरीका ये है, और एक तरीका जो मैंने शेयर किया आपसे, ID और पासवर्ड। यूजुअली जो हम काम कर रहे होते हैं, अगर हम AWS का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे तो फिर हम ID और पासवर्ड से ही हमेशा यूज करते हैं। हाँ, अगर मैं पूरा AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन भी IAM रोल से करवाते हैं, तो फिर वही टोकन सब जगह पे एक्सेस हो जाता है। ये एक अच्छी चीज है इसकी। और उसके लिए फिर अगर हम ऑथेंटिकेशन वाला और ये सारे जो काम करते हैं वो करते हैं कॉग्निटो से। किससे करते हैं? कॉग्निटो से। वो फिर हम देखेंगे AWS कॉग्निटो की जब हम सर्विस पे जाएंगे। तो RDS का टॉपिक आज का जो था वो यहीं तक। सही, काइंडली जो है फाइल शेयर कर दीजिएगा प्लीज। कौन सी वाली दोस्त? सही, लेटेस्ट प्रेजेंटेशन भाई। यार ये वही प्रेजेंटेशन है सर, इसमें लेटेस्ट स्लाइड नहीं है हमारे पास। आ गई होगी, देखिए फोटो देखिए। सर एक्चुअली ना लाइट चली गई थी तो वो URL अगर आपने शेयर किया तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा URL कौन से वाले? सर ये लेटेस्ट प्रेजेंटेशन फाइल। दोस्त वही तो कह रहा हूँ, पुराना वाला ही है। और मैं इस फाइल को अपडेट करता रहता हूँ। ओके सर। अरे हाँ,
अब बोलें, काफी शोर कम हो गया। अच्छा मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ एक दफा। और ये रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। हाँ जी, अब बोलिए क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा था कि आज टॉपिक को एक तो आरडीएस सबसे क्लियर किया, कुछ मैं ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, सिर्फ एक टॉपिक पे बता। आज हमने दो टॉपिक्स देखे थे, ऑटो स्केलिंग देखा था और एक आरडीएस देखा था। और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह राउट 53 देखेंगे। राउट 53 ये एक्चुअली डीएनएस मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो सर S3 के ऊपर में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे, सर्विसेज है हमारे पास, आगे S3 भी है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। यार एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इसकी प्रैक्टिस करें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें मैथ हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। ठीक है सर, शुरू की हुई प्रैक्टिस, शुरू से पहले चैप्टर पहले टॉपिक से शुरू की हुई है प्रैक्टिस दोबारा से। प्रैक्टिस करते रहें ताकि ये सारी चीजें आप लोग भी सिंक होके चले तो ज्यादा बेहतर है ना। ताकि अभी मसला ये आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि क्लास के अंदर कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिल रहा जो प्रैक्टिस कर रहा हो। सबको मुझे यही फील आ रहा है कि बस वो संडे की क्लास लेके ना अभी फारिग तो खैर नहीं होंगे डेफिनेटली, मतलब उस सेंस में कह रहा हूँ कि बस संडे की क्लास ली और फिर खत्म, और फिर वापस नेक्स्ट संडे की क्लास में आएंगे, फिर देखेंगे जो भी होगा। अच्छा सर, बस सबसे बड़ा मसला क्या है इसमें मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें वीडियोस आपके हाथ में है ना, वीडियोस जब आपके हाथ में है ना तो फिर आप थोड़े से चिल हो जाते हो कि यार चलो यार वीडियोस तो है ना, आज नहीं तो मैं फिर कल देख लूंगा, एक वीक नहीं दूसरे वीक देख लूंगा। तो ये एक मसला है वीडियोस का, ये मैंने फील किया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर ये वीडियोस नहीं होती तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा होता? नहीं सर, ऐसा नहीं, बाकी वैसा ही कर रहे हैं, चिल है हम इस तरह से। तो आई एग्री, तो खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि रिसेंट जो आया वीडियोस ये अपलोड नहीं हमारे सर एक क्वेश्चन है अपना थ्रूपुट के हवाले से, काइंडली हमें बता सकते हैं कौन सी डीबी सर्विस जो है वो थ्रूपुट वाले से बेस्ट है?